जय हिंद दोस्तों, अनुभूति आईसीएस में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब लोग स्वस्थ होंगे। ठंडी बढ़ गई है फिर भी आप अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे, अपने आप को डिसिप्लिन में रखते हुए, सारी चीज़ों को मैनेज करते हुए आप अच्छे तरीके से पढ़ाई-लिखाई में लगे होंगे। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे बाईसीटी यूथ कंपटीशन की जो हिस्ट्री की 1 लाख वन लाइनर वाली बुक है, यह किसके-किसके लिए उपयोगी हो सकती है? ये किसी भी स्टेट के पीसीएस के लिए, एसएससी कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का सीजीएल लेवल का हो, सीपीओ हो, जीडी हो, रेल यहाँ तक कि रेलवे, एनटीपीसी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। साथ ही एमपीपीएससी 2026 के प्रीलिम्स, एमपीएसआई, यूपीपीएससी, बीपीएससी, यहाँ तक कि यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर और अदर एग्जाम्स हेतु जिसमें हिस्ट्री का वेटेज है, के लिए बहुत महत्वपूर्ण ये क्लास होने वाला है। अनुभूति आईसीएस 26 नाम से अनुभूति आईसीएस नाम से चैनल है। अनुभूति आईसीएस सिविल सर्विसेज, तो ये आप डालेंगे @अनुभूति आईसीएस 26 तो सर्च हो जाएगा और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एमपीपीएससी करके ऐसा कुछ लिखा हुआ है उसमें, व्हाइट कलर का लोगो है। ठीक है, अब आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो शुरू से हम लोग इस क्लास को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक है, जीएस 1 लाख। यहाँ इसमें वन लाइनर्स है। यहाँ से स्ट्रिक्ट क्वेश्चन कहीं बाहर जाता नहीं, यहाँ तक कि प्रीवियस ईयर एमपीपीएससी के सारे क्वेश्चन यहीं से फंसे थे। ये यहाँ पर लिखा हुआ है किसके किसके लिए उपयोगी है, और प्राचीन भारत का लगभग पूरा सिलेबस इसमें, प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या क्या कवर है। ये ज्यादा चीजें हम नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रागैतिहासिक काल में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, ये सारी चीजें कवर की गई हैं। यहाँ पर पेन वगैरह मैं थोड़ी सी बना लूं, ज्यादा पतला हो गया। ठीक है, तो प्रागैतिहासिक काल, यहाँ पर प्रागैतिहासिक काल में सारी चीजें मैं वीडियो ऑलरेडी खान सर के नोट से डाला हूं, तो उसको आप देख लीजिए कॉन्सेप्ट के लिए। हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता, शूद्र काल, फिर महाकाव्य काल आता है, महाकाव्य काल, फिर महाजनपद काल आता है। 6वीं शताब्दी से पूर्व सामाजिक और धार्मिक जो आंदोलन हुए थे। फिर प्राग मौर्य युगीन समाज और संस्कृति, माने प्राग मौर्य मतलब मौर्य से पहले, जिसमें मौर्य समाज हम लोग देखेंगे। मौर्य समाज के बाद हम लोग देखेंगे मौर्योत्तर काल देखेंगे, बाह्य आक्रमण द्वारा स्थापित राजवंश देखेंगे, गुप्तों के उदय से पूर्व, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं। ओके, गुप्तों के उदय से पूर्व भारत की राजनीतिक दशा क्या थी? तो इसमें कौन कौन सा गुप्तों के उदय से पूर्व मतलब मौर्यों के पतन के बाद, थोड़ा सा बाह्य आक्रमण यहाँ देख लीजिए, है ना, बाह्य आक्रमण, मौर्योत्तर काल। अब यहाँ पर 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्रोनोलॉजी आपको पता चलेगी। ठीक है, शुंग होते हैं मौर्य मौर्य वंश के पतन के बाद, फिर कर्ण व राजवंश होते हैं, और इसी समय पर आंध्र सातवाहन राजवंश होते हैं, और इस सातवाहन के बाद बाह्य आक्रमण तथा कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, जिसमें हिंद एवं इंडो ग्रीक सबसे पहले आते हैं, जिसका डेमेट्रियस और यूक्रेटाइडिस वंश 2 वंश होते हैं। शक और पल्लव आते हैं, और ये बसते हैं तक्षशिला, मथुरा के शक, क्षत्रप, और पश्चिमी भारत के क्षयरात। ये मध्य प्रदेश में है क्षयरात। भूमक, भूम क्षयराती है तो भूमक इसका संस्थापक था। कार्दमा का के बाद क्या आएगा यदि शुरू करें, अंगा के बाद चा, तो चस्टर, ऐसा हमने देखा था। तो कार्डमक बस मतलब का चट तप कचट तप। अब महसूस देखे होंगे तो कचट, है ना, कचट आ गया ना, चस्टन चट चस्टन। कार्दमक का संस्थापक चस्टन था, और रुद्रदामन इसी का महत्वपूर्ण शासक था। फिर कुषाण, कुषाण राजवंश, इसी समय कुषाणों का आक्रमण हुआ था, और फिर उसमें हम लोग कनिष्क को देखेंगे। ठीक है, गुप्तों के उदय से पूर्व भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी? तो नागवंश मध्य प्रदेश के पद्मावती में, मौखरी वंश था ये। ठीक है, बल्लभी के मैत्रक थे, मौखरी नहीं। ठीक है, मगराज वंश हो गया, पल्लव वंश इसी समय पर, और प्रमुख गणतंत्र भी थे, बकाटक राजवंश भी था, इसी समय था, गुप्तों के उदय से पूर्व की बात है।
तो वाकाटकों के जो रिश्तेदारी होती है गुप्त वंशों के कुछ शासक करते हैं, आगे चल के देखेंगे। गुप्त और गुप्तोत्तर काल यहाँ पर आप देख सकते हैं। गुप्त और गुप्तोत्तर काल में गुप्त राजवंश के बारे में देखेंगे। सबसे प्रमुख शासक में चंद्रगुप्त प्रथम रहेंगे। समुद्रगुप्त देखेंगे, उनकी प्रमुख विजय देखेंगे। फिर रामगुप्त, रामगुप्त की जानकारी भी मिलती है समुद्रगुप्त के बाद। फिर चंद्रगुप्त द्वितीय होते हैं जिन्हें विक्रमादित्य कहते हैं। फिर कुमारगुप्त होते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक। स्कंदगुप्त हुनों का इन्होंने क्या किया था, दमन किया था। फिर परवर्ती शासक गुप्त शासक भी होते हैं और इनकी संस्कृति भी देखेंगे, सैन्य व्यवस्था, ये तो सब कुछ देखना ही होता है। हाँ, गुप्तोत्तर काल देख लेते हैं। तो गुप्तोत्तर काल में आप देखेंगे मगध और मालवा के उत्तर गुप्त, मगध और मालवा में उत्तर गुप्त रहते हैं। और इसी समय पर गुप्तोत्तर काल में कौन आ जाता है, कन्नौज के मौखरी वंश आ जाते हैं, मौखरी राजवंश। और बल्लभी के मैत्रक वंश आते हैं कब, बाद में आते हैं। ठीक है, गुप्तोत्तर काल की स्थिति में। और हूण शक्ति का उत्थान और पतन इसी समय पर होता है। और फिर पुष्यभूति वंश और वर्धन वंश देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे दक्षिण भारत के इतिहास। दक्षिण भारत के वेरी वेरी मोस्ट यूजीसी नेट में तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दक्षिण भारत के इतिहास, वीडियो कैसी रहेगी और धीरे चलना है कि थोड़ा फास्ट चलना है? धीरे चलना होगा, यदि फास्ट है तो आप स्लो कर लीजिएगा और यदि धीरे है तो आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिएगा स्पीड। तो संगम, संगम जो वंश है, संगम वंश के बाद हम लोग संगम वंश में ऑलरेडी आपको पता है दक्षिण भारत में चोल और चेर पांड्य करके 3 राजवंश थे, इनके बारे में देखेंगे। और दक्षिण भारत में पल्लव वंश, पल्लव वंश की जो 4 मंदिर निर्माण शैलियां थी और प्रमुख शासक इनके देखेंगे। राष्ट्रकूट वंश भी महत्वपूर्ण था। चोल वंश का अध्ययन करेंगे। और बतापी और बादामी के चालुक्य हो गए, कल्याणी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य, 3 जगह पर इन्होंने साम्राज्य स्थापित किया था। दक्षिण भारत के अन्य राजवंश जैसे देवगिरी के यादव वंश हो गए, वारंगल के काकतीय वंश हो गए, द्वार समुद्र के होयसल वंश हो गए, कदम्ब राजवंश और गंग राजवंश। तो ये देखेंगे प्राचीन भारत के इतिहास में। पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल से पहले पूर्व मध्यकाल भी स्टार्ट होता है। 800 से लेकर के, ये क्रोनोलॉजी के लिए मैं पढ़ रहा हूँ, किसी को बोरिंग लग रहा है तो थोड़ा सा धैर्य रखें। 800 से 1200 ईस्वी तक कहलाता है पूर्व मध्यकाल। बहुत अच्छे से ये दिया हुआ है इसमें। पूर्व मध्यकाल 800 से 1200 ईस्वी के बीच में जो होते हैं, जो राजवंश होते हैं वही पूर्व मध्यकाल के राजवंश होंगे। तो राजपूतों की उत्पत्ति रहेगी, गुर्जर प्रतिहार वंश, परमार वंश रहेगा, फिर चौहान वंश इसी समय पर, चंदेल वंश, गुजरात के चालुक्य, इन्हीं को सोलंकी वंश कहते, भीम प्रथम आपको दिखा होगा। त्रिपुरी के कलचुरी या चेदी वंश हो गए, गाहड़वाल राठौर वंश हो गया, पाल वंश हो गया, बंगाल का सेन वंश हो गया। कश्मीर के प्रमुख राजवंश में कौन, काउलो, काउलो मीन्स कारकोट वंश। काउलो, काउ मतलब गाय, लो काऊ को क्या लो, आजकल बहुत इनके साथ दिक्कतें हैं, तो काऊ को क्या लो, आप संरक्षण में लो, इनके लिए संरक्षण की सुविधा करिए। तो काउलो, तो कारकोट, उत्पल और लोहार वंश। कामरूप का असम में है, कामरूप का वर्धमान वंश, इनके बारे में देखेंगे। नेपाल के राज्य देखेंगे। उड़ीसा के कुछ राजवंश, उड़ीसा में कौन कौन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है। उड़ीसा में शैलोदभव वंश रहा है, शैलोदभव वंश और भौमकर वंश, शैलोदभव वंश और भौमकर वंश। और उड़ीसा में ही भंज वंश रहा है, सोम वंश रहा है, पूर्वी गंग वंश भी रहा है और सिंध का राज्य। राजपूत युगीन संस्कृति या पूर्व मध्यकालीन संस्कृति का भी अध्ययन करेंगे इसमें। तो प्राचीन भारत में कुछ स्थापत्य कलाएं भी हैं, कौन कौन, नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। प्राचीन साहित्य के कुछ इतिहासकार देखेंगे। प्राचीन जो होगा भारत का इतिहास खत्म होगा। मध्यकाल में आ जाते हैं। मध्यकाल को देखते हैं क्या क्या अध्ययन करेंगे मध्यकाल में। तो मध्यकाल में क्रोनोलॉजी यहाँ से पता चल जाएगी। सबसे पहले होता है अरबों का आक्रमण, गजनबी और गौरी आता है। दिल्ली सल्तनत की राजनीतिक यदि पृष्ठभूमि देखी जाए तो गुलाम वंश 1206 से लेकर के 1290 तक गुलाम वंश रहता है। ऐबक महत्वपूर्ण शासक, इल्तुतमिश, रजिया और बलबन महत्वपूर्ण नहीं है। खिलजी राजवंश जो मतलब सल्तनत काल जो रहता है 1290 से 1320, 1206 से 1290 गुलाम वंश। इसको ऐसे याद कर सकते हैं आप, जी के तसल, जी के तसल।
ये पूरा क्रम क्रोनोलॉजी याद कर सकते हैं। 1206 से 1290, 1290 से 1320, 1320 से कहाँ तक, 1412 तक गयासुद्दीन, ये तुगलक वंश रहता है, और 1414 से 1451 तक ये रहता है सैयद वंश, जिसका महत्वपूर्ण खिज्र खां रहता है। फिर लोधी वंश 51 से 1517 तक, है ना, 1517 तक। सल्तनत कालीन संस्कृति का अध्ययन करेंगे। फिर उत्तर भारत व दक्षिण भारत, उत्तर भारत व दक्कन के क्षेत्रीय राज्य यहाँ पर देखने को कुछ मिलते हैं। इसके बाद विजयनगर साम्राज्य, संसातुआ, इसके प्रमुख साम्राज्यों का ट्रिक क्या है, संसातुआ, संसातुआ, संगम, सालूब, तुलुव और अराबिडो वंश, संसातुआ, ठीक है, संसातुआ। तो इसको देखेंगे। फिर भक्ति और सूफी आंदोलन देखेंगे, और विभिन्न अलवार और नैनार संत, अलवार और नैनार संत आपको पता ही होगा, 1263, नैनार और अलवार। नैनार क्या थे, शंकर जी के उपासक थे, शैव, और ये वैष्णव, ठीक है। शंकराचार्य अंडाल भी प्रसिद्ध है ना, अंडाल महिला थी संत। शंकराचार्य, रामानुज, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर, देवदास, इन सब के बारे में देख लेंगे। सूफी आंदोलन देख लेंगे, जहाँ चिश्ती संप्रदाय देखेंगे, सुहरावर्दी, फिरदौसी, सत्तारी, कादरी, नक्शबंदी, विविध। मुगल साम्राज्य में सभी देखेंगे, मुगल साम्राज्य का। फिर मुगल साम्राज्य की संस्कृति, शासन व्यवस्था देखेंगे, मुगल कालीन अर्थव्यवस्था, सब ये सारी चीजें हैं, चलिए देखते हैं। फिर मुगल कालीन शासक देखेंगे। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1857 तक इनका पतन हो जाता है। तो यहाँ तक जो विभिन्न शासक रहे हैं उत्तर मुगल कालीन शासक कहलाते हैं। सिख देख लेंगे, विभिन्न गुरु देख लेंगे। मराठा साम्राज्य 1627 से लेकर के 1707 तक का मराठा साम्राज्य अभी देखेंगे, ठीक है, मध्यकाल में इसको देखा जाता है। शिवाजी 1627 से 80 तक रहते हैं। शिवाजी के प्रशासन, उत्तराधिकारी राजा राम, ताराबाई, साहू जी, ये तीन महत्वपूर्ण रहेंगे। फिर पेशवाओं के अधीन मराठा उत्कर्ष हो जाता है। तो पेशवाओं के अधीन देखेंगे तो बालाजी पहले विश्वनाथ आते हैं, बालाजी विश्वनाथ, तो फिर बालाजी, फिर बाजीराव आ जाएंगे। फिर दोनों को जोड़ देंगे, बालाजी और बाजीराव को जोड़ देंगे तो बालाजी बाजीराव। फिर माधवराव आ जाएंगे, फिर नारायण, माधव, माधव कृष्ण जी को कहा जाता है, माधव नारायण रघुनाथ, माधव नारायण दोनों के गुण थे, रघुनाथ, फिर माधव नारायण, ठीक है, माधवराव नारायण, फिर बाजीराव द्वितीय, ठीक है, ये विभिन्न पेशवा रहते हैं। आधुनिक भारत के इतिहास में यूरोपीय कंपनियों के आधुनिक भारत क्रोनोलॉजी, आपको तो पता है, पहले हम लोग यूरोपीय कंपनियों का आगमन पढ़ते हैं। क्या क्रम रहता है, PDEDF, पुर्तगाली, डच, इंग्लिश, डेनिश और फ्रेंच। भारत के प्रमुख क्षेत्रों, राज्यों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध, बंगाल, मैसूर, अवध, मराठा, पंजाब। 1857 का स्वतंत्रता संग्राम देखेंगे। फिर प्रमुख जनजाति कृषक आंदोलन देखेंगे। कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, फेवरेट क्वेश्चन है यहाँ से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, गरम दल, नरम दल, विभाजन, भारत के प्रमुख गवर्नर और गवर्नर जनरल और वायसराय। ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की अर्थव्यवस्था क्या रही। फिर प्रेस का विकास, शिक्षा का विकास, सामाजिक, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, इसको आप 5 स्टार लगा लीजिए। क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में क्या क्रांतिकारी आंदोलन रहे, विदेश में क्या रहे, इसको देखेंगे। बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन, ठीक है, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, मुस्लिम लीग का गठन, साम्यवादी आंदोलन, भारत परिषद अधिवेशन 1909 और होम रूल आंदोलन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। गांधी और उनके प्रारंभिक आंदोलन, तो गांधी के प्रारंभिक आंदोलन चंपारण रहे, अहमदाबाद मिल आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, रौलट एक्ट, जलियांवाला बाग कांड और विविध। खिलाफत एवं सहयोग आंदोलन, फिर स्वराज पार्टी, साइमन कमीशन देखें तो लाहौर अधिवेशन भी हुआ 29 में, पूर्ण स्वराज की मांग। फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन समझौता हुआ, कराची अधिवेशन 1931 हुआ, गोलमेज सम्मेलन, पूना समझौता, ये सब कुछ देखेंगे। फिर कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी प्रांतीय चुनाव 1937 में, हरिपुरा अधिवेशन हुआ, त्रिपुरी संकट हुआ, हरिपुरा अधिवेशन और 1938 में, 1939 में त्रिपुरी संकट होता है, 1939 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। त्रिपुरी संकट में पट्टाभी सीतारामैया की हार को गांधी जी ने अपनी हार मान लिया, इस्तीफा दे देते हैं सुभाष चंद्र बोस जी। फिर देसी रियासतें देखेंगे और द्वितीय विश्व युद्ध देखेंगे। पाकिस्तान की मांग, अगस्त प्रस्ताव और व्यक्तिगत सत्याग्रह।
सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज, क्रिप्स मिशन एवं भारत छोड़ो आंदोलन, बेबल योजना 1945 में और कैबिनेट मिशन 1946 में, संविधान सभा 1946, अंतरिम सरकार 1946, स्वतंत्र भारत का इतिहास, फिर भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ, प्रमुख पुस्तकें, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आधुनिक भारत की कला और संस्कृति देखेंगे, विविध तत्व देखेंगे, फिर आ जाएंगे विश्व इतिहास। विश्व इतिहास ज्यादातर नहीं रहता, तो ऐसे एपी वगैरह में रहता है, यूजीसी नेट में नहीं रहता, तो इसको बाद में देखेंगे। चलिए आज शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम लोग प्रागैतिहासिक काल से शुरू करते हैं। तो आप सबको अलर्ट हो जाइए और अपने पानी वगैरह बॉटल में रख लीजिए, और ये क्लास लंबा खींचने वाली है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो हमने क्लास में कवर करा दिया था। आज आपका ये मान के चलिए वन लाइनर है, और इनको आपको अक्षरशः बैठाते जाना है माइंड में, और बहुत धीरे चलेंगे। आपको स्पीड देखना है तो आप 1.5x 2x 3x में करके देख लीजिएगा, ठीक। चलिए, पूरा पाषाण काल हम लोग देख रहे हैं। पूरा पाषाण काल, जिस काल का कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, उसे प्रागैतिहासिक काल। तो सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल देख रहे हैं, तो इनका कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो प्रागैतिहासिक काल क्या है? जिनका कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त होता है, उसी को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। आगे चलिए, प्रागैतिहासिक काल में मनुष्य अपना सांस्कृतिक जीवन कब से प्रारंभ किया था? लगभग 30 लाख ईसा पूर्व से। प्रागैतिहासिक काल को कितने भागों में? तो 3 भागों में। निम्न पूरा पाषाण युग, और 25 लाख से लगभग 1 लाख तक, और फिर 1 लाख से मध्य पाषाण युग जो है 1 लाख से 40,000 तक, और उच्च पूरा पाषाण युग जो है 40,000 BC से लेकर के 10,000 ईस्वी पूर्व तक। भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष से प्रस्तर युग के संदर्भ में मिले? तो भारत में कब से प्रस्तर युग के संदर्भ में मिलने लगे हैं? तो 1863 ईस्वी से। भारत में किस भूवैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद ने प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण किया था? तो प्रस्तर युगीन बस्तियों का अन्वेषण करने का श्रेय रॉबर्ट ब्रूसफुट को जाता है। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का युगीन विभाजन किया था। कौन? थॉमसन ने। भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट, ये भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद थे रॉबर्ट ब्रूसफुट। तो इन्होंने किस स्थान से पहला हैंडेक्स प्राप्त किया था? तो पहला हैंडेक्स जो प्राप्त हुआ था वो मद्रास के पल्लवरम से भूवैज्ञानिक पुरातत्वविद रॉबर्ट ब्रूसफुट ने हैंडेक्स प्राप्त किया था। अतिरंपक्कम भी बहुत महत्वपूर्ण है। अतिरंपक्कम नामक स्थान से पूर्व पाषाण काल के उपकरणों की खोज विलियम किंग ने किया था। मानव के विकास क्रम को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले रामापिथेकस आया पृथ्वी पर, फिर ऑस्ट्रेलोपिथेकस आया, फिर आया होमो इरेक्टस आया, फिर आता है निएंडरथल मानव, फिर होमोसेपियन। तो ये मानव के विकास का क्रम रहा है। मानव विकास के क्रम में मानव का आदि जो पूर्वज आया था, कब किस युग में आया था? ऑस्ट्रेलोपिथेकस था। पूर्व अत्यंत नूतन काल में प्रकट हुआ था, अत्यंत नूतन काल में। किस आदि मानव ने सबसे पहले शव विसर्जन तथा अग्नि का व्यापक रूप से उपयोग किया था? निएंडरथल ने शव विसर्जन करना शुरू कर दिया और अग्नि का व्यापक उपयोग करना शुरू कर दिया, निएंडरथल। आधुनिक मानव का विकास लगभग 30,000 वर्ष पहले हुआ था। 30,000 वर्ष पहले हुआ था, उसे होमोसेपियंस कहा गया था, होमोसेपियन कहा गया। और होमोसेपियन को आदि नामों से जाना जाता है। प्रज्ञ मानव भी इसे कहा जाता है, क्रोमैग्नॉन भी कहा जाता है होमोसेपियंस को, और चांस लेड ग्रिमाल्डी भी कहा जाता है। पूरा पाषाण युग से प्राप्त उपकरण किस प्रकार के थे? तो क्रोड उपकरण, जैसे हस्त कुठार हो गया, हैंड एक्स हो गया, विदारणी मतलब हो गया क्लीवर, और खंडक तथा गड़ासा, ये थे पूरा पाषाण युग के उपकरण। पूरा पाषाण युग के उपकरण किन किन क्षेत्रों में पाए गए? पूरा पाषाण युग के उपकरण बेलन घाटी, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में पाया गया, सोहन घाटी में भी, नर्मदा घाटी में पाया गया, भीम बेटिका की चित्रित शैल चित्रों में भी पाया जाता है। भीम बेटिका के चित्रित शैल चित्रों में भी पाया जाता है। मध्यपूरा पाषाण काल,
मध्यपूरा पाषाण काल एक अन्य नाम से जाना जाता है इसको मध्यपूरा पाषाण काल को। ये अभी पूरा पाषाण काल के 3 डिवीजन हैं। तो मध्यपूरा पाषाण काल के फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। मध्यपूरा पाषाण युग के प्रमुख उपकरण क्या-क्या थे? वेदनी, छेदनी और खुरचनी। वेदनी, छेदनी और खुरचनी ये प्रमुख उपकरण थे। तो इस काल में केवल आपको उपकरण के आधार पर और जो आपके उपकरण के साथ-साथ जो मृदभांड थे, यही सारी चीज़ों का आप अध्ययन करेंगे। मध्यपूरा पाषाण युग के उपकरण बने थे सल्कों के बने विविध प्रकार के फलक से। अब उच्च पूरा पाषाण युग जो था, मतलब उच्च पूरा पाषाण युग मतलब अब ये ढलने वाला था पूरा पाषाण युग का समय, तो वो उच्च पूरा पाषाण युग कहलाया। तो इस समय तक्षणी, खुरचनी, ब्लेड्स और ब्यूरिन्स थे प्रमुख उपकरण। चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति से आप क्या समझते हैं? चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो चापर चॉपिंग पेबुल संस्कृति के उपकरण मिलते हैं सोहन घाटी, उत्तर प्रदेश से। भारत में पूरा पाषाणिक उपकरण सर्वप्रथम कहाँ से मिले? पूरा पाषाणिक उपकरण यदि भारत में देखा जाए तो सबसे पहले कहाँ से मिले थे? मद्रास तमिलनाडु के एक पल्लवरम नामक स्थान है। पल्लवरम नामक स्थान से पूरा पाषाणिक उपकरण के सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे। परिष्कृत औजारों का किस युग को माना जाता है? परिष्कृत औजारों का युग किस युग को माना जाता है? तो उच्च पुरा पाषाण युग परिष्कृत औजारों का युग था। उच्च पुरा पाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो हड्डी की बनी मातृ देवी की मूर्ति ये प्राप्त हुई है बेलन घाटी, इलाहाबाद। सिहावल और संघोबा पूरा स्थल कहाँ संबंधित है? निम्न पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित है। सिहावल एवं संघोबा पूर्व पाषाण संस्कृति से संबंधित है। निम्न पूरा पाषाण कालीन स्थल हथनौरा नर्मदा घाटी की खोज 5 दिसंबर एमपी वाले इसको गौर फरमाएं। 5 दिसंबर 1982 में किसने किया था? तो अरुण सोनकिया जी ने किया था। सोनकिया जी ने किया था। डॉक्टर अरुण, इसे नर्मदा मानव भी कहा जाता है। डॉक्टर अरुण सोनकिया जी ने इसका खोज किया था नर्मदा घाटी हथनौरा। ठीक है। इसके बाद आइए मध्य पाषाण काल में चलते हैं, पर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और आप लोग बार बार इसको बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज करते चलिए। मध्य पाषाण संस्कृति जो है, मध्य पाषाण संस्कृति का महत्व मोटे तौर पर माना जाता है 9000 बीसी से 4000 बीसी ईस्वी पूर्व तक। ठीक है। पूरा पाषाण काल और नवपाषाण युग के बीच का संक्रमण काल तो वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि नवपाषाण और पूरा पाषाण के बीच मध्य पाषाण काल, ये तो अच्छा क्वेश्चन नहीं था। भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में सर्वप्रथम जानकारी आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने कब दी थी? आर्कीबाल्ड कार्लाइल ने मध्य पाषाण काल के संदर्भ में जानकारी 1867-68 में दिया था। कार्लाइल ने सर्वप्रथम किस क्षेत्र से की थी मध्य पाषाण काल के उपकरणों की खोज? तो विंध्य क्षेत्र के शैल चित्रों से की थी। मध्य पाषाण काल के उपकरण बहुत छोटे होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ उपकरण। इसको आप दे सकते हैं क्या? 5 स्टार दे सकते हैं। 5 स्टार दे सकते हैं माइक्रोलिथ उपकरण। मैं स्टार बताता जाऊंगा कौन सा 5 स्टार इंपोर्टेंस के आधार पर उसको आप स्टार मार्क करते जाइएगा। यदि पीडीएफ आपको पानी है टेलीग्राम अनुभूति आईसीएस करके है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 204 उसमें मेंबर होंगे। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मध्य पाषाण काल के उपकरण क्या क्या थे। तो जेस्पर था। मध्य पाषाण काल का उपकरण क्या था? जेस्पर था, कल्सडेनी था, चर्ट फ्लिंट था और क्वार्टजाइट। जेस्पर, कल्सडेनी, चर्ट फ्लिंट, इनको बार बार रिवाइज करिए, याद हो जाएगा। मध्य पाषाण काल के उपकरण में समझाने वाली कोई बात नहीं है। मध्य पाषाण काल के उपकरणों का आकार प्रकार कैसा था? कोई चंद्राकार होता था, कोई अर्धचंद्राकार होता था और कोई त्रिभुजमुखी होता था। कोई त्रिभुजमुखी, इस प्रकार से उपकरणों का आकार प्रकार था। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश में प्राचीनतम जो साक्ष्य मिले हैं
मध्य प्रदेश में प्राचीनतम साक्ष्य जो मिले हैं शिकार के वो आदमगढ़ होशंगाबाद में है, नर्मदापुरम में, और बागोर भीलवाड़ा राजस्थान में, बागोर और आदमगढ़ से मिले हैं। मध्य पाषाण काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला, मध्य पाषाण काल में हमें क्या मिला? मानव का अस्थिपंजर मिला, मानव का अस्थिपंजर। इसका सबसे पहला अवशेष कहाँ से मिला भाई? ये मिला सराय नाहर, सराय नाहर महदहा प्रतापगढ़ में है। एक महदहा जगह है और एक सराय नाहर। यहाँ से मध्य पाषाण, तो ये पूछेगा ये किस काल से रिलेटेड स्थल है? तो सराय नाहर और महदहा मध्य पाषाण कालीन स्थल हैं। ठीक है। और बिंद क्षेत्र के जो शैल चित्र हैं ये भी यहाँ से भी मध्य पाषाण काल के उपकरण खोजे गए हैं। मध्य पाषाणिक संदर्भ में वन्य धान्य का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो वन्य धान का चौपानी मांडो जो कि इलाहाबाद में है, चौपानी मांडो से वन्य धान का प्रमाण मिला है। और भारत के किस शिलाखोह से सर्वाधिक चित्र मिले हैं? तो सर्वाधिक चित्र में तो ओनली वन मध्य प्रदेश का 2003 में विश्व विरासत स्थल के रूप में जाना जाने वाला रायसेन अब्दुल्लागंज का भीमबेटका था, जिसकी खोज वाकणकर महोदय ने किया था। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने उपकरण भी मिले हैं? कहाँ से? महदहा से। किस मध्य पाषाणिक स्थल से एक ही कब्र से 3 मानव प्राप्त हुए? ये इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाणिक, पहला तो दमदमा के बारे में मेंस में आ जाए त्रिमाकस में, तो दमदमा एक मध्य पाषाणिक स्थल है। यहाँ से भी आप मेंस की तैयारी कर सकते हैं, ऑनलाइनर से भी। और यहाँ से जो साक्ष्य मिला है 3 मानव, एक ही कब्र में 3 मानव के कंकाल। 2 फैक्ट हो गए। अब दमदमा के बारे में एक फैक्ट आप लिख दीजिएगा कि ये एक, यदि बताया होता कि कहाँ पर है तो आप लिख दीजिए कि ये इस शहर में, इस राज्य में स्थित है। 3 फैक्ट हो गए। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला है? तो मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के बोरी महाराष्ट्र, नर्मदा घाटी बोरी महाराष्ट्र से मिला है मानव सर्वप्रथम साक्ष्य। किस प्रागैतिहासिक भारतीय स्थल से होमो इरेक्टस मानव की खोपड़ी पाई गई है? तो होमो इरेक्टस मानव था वो हथनौरा नर्मदा घाटी। तो हथनौरा के बारे में यदि आपसे पूछता है तो हथनौरा के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ। हथनौरा के बारे में पेन का कलर तो चेंज कर लूं। चलिए हथनौरा, तो हथनौरा मध्य प्रदेश के कहाँ है? मध्य प्रदेश के सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। हथनौरा की खोज अरुण सोनकिया जी ने किया था। अरुण सोनकिया 1982 में, अरुण सोनकिया जी ने किया था 1982 में। और यहाँ से नर्मदा एक मानव कंकाल पाया गया नर्मदा, जिसे नर्मदा मानव कहा गया। यह किस श्रेणी का था? होमो इरेक्टस, होमो इरेक्टस श्रेणी का मानव था। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, होमो इरेक्टस। तो यहाँ से ऐसे ये हथनौरा प्राप्त होता है, एमपी में है। ठीक है, नर्मदा घाटी में। भारतीय प्रागैतिहासिक का टेक्स्ट बुक किस क्षेत्र को कहा जाता है? तो भारतीय प्रागैतिहासिक काल का टेक्स्ट बुक बेलन घाटी इलाहाबाद को कहा जाता है, बेलन नदी घाटी। भारत में ज्ञात विशालतम मध्यपाषाण वाला स्थल कौन था? तो विशालतम मध्यपाषाण काल वाला स्थल था बागोर, भीलवाड़ा राजस्थान। बागोर साइट के संबंध में, तो बागोर साइट बहुत इंपॉर्टेंट है। बागोर साइट पूछा जा सकता है। तो पहला तो ये राजस्थान में अवस्थिति इसकी, राजस्थान में। कार्बन तिथियां देखें तो विशुद्ध मध्यपाषाण प्राक मृदवान चरण के होने के संबंध में हमारे पास ये डेट मत याद करिए। बाकी बैल, भेड़, बकरी और शुअर का करीब 5000 ईस्वी पूर्व से ही पालतू पशु के रूप में पालन किया गया था बागोर से। ठीक है। और कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल हैं यहाँ देखते हैं। किस स्थल पर मानव जीवाश्म
पुरापाषाण कालीन औजारों के साथ स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं। चाहे क्वेश्चन घुमा फिरा कुछ भी पूछे, किस स्थल पर मानव जीवाश्म में पुरापाषाण कालीन औजारों के स्वस्थानीय मानव पाए गए हैं, तो हथनौरा नर्मदा घाटी, ये महाराष्ट्र लिखा है। गलत बात है यार, ये एमपी में है। वह मध्य पाषाण काल पाषाणिक स्थल जहां से पशुवध स्थल यानी भूषण बूचड़ खाना भी मिला है। तो बूचड़ खाना कहाँ से मिला है? महदहा से, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में है। सराय नाहर और महदहा संबंधित है, गंगा घाटी से संबंधित हैं, और मध्य पाषाण संस्कृति से संबंधित सराय नाहर और महदहा। आपको याद ना होता होगा, आप इसको गौर से देखिए, सुनिए। मैं बोल रहा हूं तो आप इसको आंख बंद करके भी सुनेंगे तो आपको ये सारी चीजें याद होंगी। बाकी आप 25 बार पढ़ चुके होंगे, ऐसा लगता होगा आपसे बनता है, लेकिन बनता ना होगा, भूल गए होंगे। इसलिए अच्छे से सुनिए। मध्य पाषाण काल, ठीक है। प्राचीनतम कलाकृतियों का प्रमाण किस काल से संबंधित है? तो प्राचीनतम जो कलाकृतियां हैं वो पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अब मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल देख लेते हैं और कहाँ पर हैं। तो वीरभानपुर, जल्दी से आप कमेंट सेक्शन कमेंट कर दीजिए कहाँ है। वीरभानपुर पश्चिम बंगाल में है। लंघनाज, लंघनाज तो जा है गुजरात, है ना। तो लंघनाज कहाँ है? गुजरात में। टेरी, टेरी कहाँ है? तमिलनाडु में। आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। बागौर आप देख चुके हैं, राजस्थान में है। सराय नाहर ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में है, और महदहा भी उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। और ये किससे रिलेटेड स्थल है? तो मध्य पाषाण से, इसको तो भूलना ही नहीं है आपको। मध्य पाषाण से रिलेटेड सभी स्थल हैं। ये सभी स्थल मध्य पाषाण काल से रिलेटेड स्थल हैं, ठीक है। इनको आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? मध्य पाषाण कालीन गुफा चित्रकारी में किस प्रकार की कला प्रदर्शित की गई है? तो आखेट, नृत्य और युद्ध की कला। किस नौपाषाणिक स्थल की सर्वप्रथम खोज की गई थी? तो लिंग सुगुर 1842 में मैसूर में लिंग सुगुर नामक नौपाषाणिक स्थल की खोज की गई थी। लिंग सुगुर नामक स्थल की खोज की गई थी सबसे पहले, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नवपाषाण कालीन स्थल। विश्व स्तरीय संदर्भ में नवपाषाण काल का प्रारंभ कब किया गया? तो विश्व स्तरीय यदि संदर्भ लगाएं तो नवपाषाण कालीन स्थल का प्रारंभ 9000 ईसा पूर्व से माना जाता है। भारत में नियोलिथिक नवपाषाण स्थिरीकरण की तिथि क्या है? भारत में नियोलिथिक स्थिरीकरण की तिथि है 7000 ईसा पूर्व। भारतीय उपमहाद्वीप में नवपाषाण युगीन एक ऐसी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जिसका काल 7000 बीसी बताया गया है। वह स्थल कौन है? तो ओनली वन स्थल होगा, मेहरगढ़, बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, ठीक है। और नवपाषाण काल के प्रस्तर उपकरण सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में लेन मिसुरियर ने कहाँ से प्राप्त किया था? तो टोंस नदी घाटी उत्तर प्रदेश से। वह स्थल जहां से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक, तो पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त होते हैं, वह मेहरगढ़ है। भारत में प्राप्त प्राचीन कृषि साक्ष्य वाला शहर लहुरा देव है। लहुरा देव 9000 बीसी से 7000 बीसी तक लहुरा देव। संत कबीर स्थान भी है, और संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश में, तत्पश्चात मेहरगढ़ 7000 बीसी। तो भारत में सबसे पुराना, मतलब जो कृषि का साक्ष्य मिला है, भारत में प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य वाला स्थल जो है लाहुरा देव मिला है। क्या है? लाहुरा देव है, और संत कबीर नगर, फिर मेहरगढ़। नौपाषाणिक स्थल बुर्जहोम की खोज डिटेरा एवं पीटरसन ने 1935 में किया था। डिटेरा और पीटरसन। भारत में सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो सभी को पता है, भारत में सबसे पहले जो चावल के साक्ष्य मिलने लगे वह मिले हैं कोल्डिहवा, इलाहाबाद से।
भारत में सर्वप्रथम गेहूं के साक्ष्य कहाँ से मिले? सबसे पहले गेहूं, चावल का तो कुलडीहा व इलाहाबाद से, लेकिन मेहरगढ़ से 7000 बीसी में गेहूं के साक्ष्य मिले। 7000 बीसी और 2500 ये जोड़ लीजिए, 9500 पूर्व ईस्वी पूर्व की बात है, माने 9500 वर्ष पूर्व की बात है। भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले? तो पालतू भैंस के साक्ष्य मेहरगढ़ से ही मिले हैं। गेहूं और भैंस ये मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है। अब देखते हैं किस नवपाषाण कालिक स्थल, सब आप लोग देख रहे हैं, किस नवपाषाण कालिक स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ता दफनाने के अवशेष मिले? ये एमपीपीएस में पूछा जा चुका है, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से। किस नवपाषाणिक स्थल से गर्तावास यानी गड्ढा घर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो ये बुर्जहोम और गुप्त कराल हैं, बुर्जहोम और गुप्त कराल से मिले हैं। वह नवपाषाणिक स्थल जहां से पशु हड्डी के उपकरण एवं हिरण के सींग मिलते हैं, वह नवपाषाणिक स्थल जहां से पशु हड्डी के उपकरण और हिरण के सींग के उपकरण मिलते हैं, वो चिरांद है, सारण बिहार में है, चिरांद में। तो यहाँ ये एक नवपाषाणिक स्थल है चिरांद, जहां से पशु हड्डी के उपकरण भी मिलते हैं, हिरण के सींगों के उपकरण मिलते हैं। दक्षिण भारत में नवपाषाणिक काल का मुख्य स्थल कौन सा था? तो वह था बेल्लारी, कर्नाटक का बेल्लारी। किस नवपाषाण कालीन पूर्व स्थल से राख के टीले के साक्ष्य मिलते हैं? तो संगनकल्लू बेल्लारी कर्नाटक में है, और पिकलीहल और उत्तनूर ये कुछ ऐसे स्थल हैं जहां से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। दक्षिणी भारत के कुछ नवपाषाण कालीन स्थलों की यदि बात करें तो देख लीजिए भाई, चलिए देखिए, दक्षिण भारत के कुछ नवपाषाण कालीन स्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी रे ब्रह्मगिरी, मुकुट तो है ना, तो मास्की, ब्रह्मगिरी, हल्लूर, कुड्डकल, पिकली हल, ऐसा लगता है कितना आचार है, किसका किसका काल, पिकली 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 हल, ये सब नवपाषाण पाषाणिक स्थल हैं। नए मतलब नवपाषाणिक हैं, जैसे जैसे उन्नत होता गया। पिकली हल हुआ, कुड्डकल हो गया, संगन कल्लू और टी नरसीपुर, तेक्कलकोट, कर्नाटक का तेक्कलकोट है ना, ये सब। फिर पयमपल्ली हो गया, पयमपल्ली कहाँ है? तमिलनाडु में है। उतनूर ये आंध्र प्रदेश में है। नवपाषाण काल की प्रमुख देन क्या है? नवपाषाण काल की हमें देन क्या है? स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हो गया। ये जो 6 फैक्ट हैं इसमें तो आप 7 मार्कर को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इन 6 फैक्ट को आप याद कर लीजिए। नवपाषाण काल की हमें देन है, पहला स्थिर ग्राम्य जीवन शैली, माने ग्राम माने स्थायी हो गया मानव, आदि मानव स्थायी हो गया, घर बनाने लगा, अच्छे से रहने लगा, कृषि का विकास कर लिया, कुंभकारी का निर्माण हो गया, आग का उपयोग किया, खोज तो पुरापाषाण काल में हुई लेकिन उपयोग करना सीख गया, पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में। ये कुछ फैक्ट थे, तो इसको आप देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या हुआ? स्थिर ग्राम्य जीवन का विकास हुआ, कृषि कार्य करने लगा, आग का उपयोग करने लगा, कुंभकारी भी करने लगा और पहिए का आविष्कार हो गया। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस अनाज का प्रयोग किया गया? मानव द्वारा सबसे पहले जौ का उपयोग किया गया था। बसुली, छेनी, अब कुछ उपकरण थे, तो क्या-क्या उपकरण इस समय इस जमाने में उपयोग करते थे? इस जमाने में उपयोग करते थे बसुली, छेनी, क्या-क्या? बसुली, छेनी, छेद वाला गोल पत्थर, और फसल काटने का आयताकार पाषाण उपकरण हार्वेस्टर किस नवपाषाणिक स्थल से प्राप्त हुआ है? तो आयताकार पाषाण उपकरण था हार्वेस्टर, जिसे कहते थे, बुर्जहोम जम्मू कश्मीर से मिला है। और किस नवपाषाणिक स्थल से पशु बाणे का प्रमाण मिला है? तो महगढ़ा, इलाहाबाद में महगढ़ा में क्या था? एक बाड़ा था, पशु बाड़ा। अब विविध देखते थोड़ी सी विविध। चित्रित शैलाश्रय, चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? चित्रित शैलाश्रयों की सबसे बड़ी मेखला जौरा और भीमबेटका हैं। जौरा और भीमबेटका। भारत में पूर्व प्रस्तर युग अधिकांश औजार किससे बने हैं? पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांशतः स्फटिक स्फटिक से बने हैं। किस प्रागैतिहासिक स्थल से भारत की प्राचीनतम झोपड़ी के साक्ष्य मिले? झोपड़ी के साक्ष्य मिले प्राचीनतम पैसरा बिहार से।
उच्च पूर्व पुरापाषाण युगीन स्थल जहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडे मिले हैं का चित्रांकन का साक्ष्य मिलता है, उसे कहते हैं पाटने से। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? तो उत्कीर्ण शैल चित्रों को पेट्रोग्लिफ कहा जाता है। पेट्रोग्लिफ महत्वपूर्ण है। उत्कीर्ण शैल चित्रों को क्या कहा जाता है? पेट्रोग्लिफ। मध्य पुरापाषाणिक स्थल समनापुर का उत्खनन का कार्य किसने किया था? तो वी.एन. मिश्रा ने, वी.एन. मिश्रा जी ने किया था। अब हम लोग कुछ विविध में और देख लेते हैं। उच्च पुरापाषाण काल को एक नाम से जाना जाता है। उच्च पुरापाषाण काल को एक नाम से जाना जाता है। वह नाम क्या था? मैग्डेलियन संस्कृति या ब्लेड संस्कृति। उच्च पुरापाषाण काल को क्या कहते हैं? मैग्डेलियन संस्कृति या ब्लेड संस्कृति कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, मध्य पुरापाषाण काल को कौन सी संस्कृति कहा जाता है? तोबा ज्वालामुखी राख सर्वप्रथम कहाँ से मिला है? तो सोन घाटी में मिला है। इंपॉर्टेंट है भाई। तोबा ज्वालामुखी राख सोन घाटी से। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव का क्रम क्या है? सिहावल, पटपरा, बाघोर और खैतौनी। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं पर तो मैं ड्यूटी कर रहा हूँ। सिहावल, पटपरा, बाघोर और खैतौनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। मध्य सोन नदी घाटी का प्राचीनतम भूतात्विक जमाव यहाँ पर मिला है। प्रागैतिहासिक के अध्ययन का प्रागैतिहासिक काल के अध्ययन का विषय क्या है? निरक्षर समाजों का इतिहास। निरक्षर समाजों का इतिहास। हस्त कुठार उपकरण किस विधि के उपकरण थे? हस्त कुठार बाइफेशियल विधि के उपकरण थे। पूर्व पाषाण कालीन लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो शिकार करना। किस क्षेत्र में पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो एक क्रम में पाए जाने का जो श्रेय है बेहलन घाटी, विंध्य क्षेत्र और नर्मदा घाटी से। ग्राउंड स्टोन टूल्स किसका द्योतक है? तो कृषि अर्थव्यवस्था का द्योतक होता है ग्राउंड स्टोन टूल्स। पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईशामपुर किस राज्य में स्थित है? तो पाषाण उपकरण निर्माण केंद्र ईशामपुर कर्नाटक में है। 2001 में भारत के किस स्थान से एक अश्मीकृत मानव शिशु कपाल खोजा गया था? ओदे, जो कि केरल में है। ओदे, केरल। प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? प्रागैतिहासिक पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। पाषाण कालीन स्थल के बारे में देखें। पाषाण कालीन संस्कृतियों का कालक्रम देख लेते हैं। एबीबेली संस्कृति, अनगढ़ भारी भरकम हस्त कुठार होते थे। ऐसुली संस्कृति में काफी छोटा सुडौल हस्त कुठार ऋषि युग कहा जाता है। मोस्तारी में मध्य पूर्वा पाषाण कालीन पश्चिमी यूरोप में डेवलप हुआ। मगदालिनी उच्च पूर्व पाषाण काल में। प्रागैतिहासिक संस्कृतियों का विकास माने का क्रम देखें तो पैलियोलिथिक मतलब पूर्व पाषाण काल, मेसोलिथिक मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक नवपाषाण काल, फिर आता है कैल्कोलिथिक नवपाषाण ताम्र पाषाण काल। ताम्र पाषाण काल में आ जाते हैं। ताम्र पाषाण काल को ताम्र पाषाणिक संस्कृति क्यों कहा जाता है? क्योंकि पत्थर एवं तांबे का प्रयोग की अवस्था थी। ताम्र पाषाणिक संस्कृति की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी? कृषि और ग्राम्य जीवन पर आधारित है। कृषि और ग्राम्य जीवन पर आधारित। ताम्र पाषाणिक संस्कृति को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? कैल्कोलिथिक या चैल्कोलिथिक कल्चर से। भारत में ताम्र पाषाण युगीन कुछ बस्तियां, इनको देखना है, दक्षिण पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी मध्य प्रदेश में रही हैं, पश्चिमी महाराष्ट्र में भी रहती हैं और दक्षिण पूर्वी भारत में भी ये संस्कृतियां डेवलप हुई थी। कौन कौन सी हैं प्रमुख ताम्र पाषाणिक संस्कृति? यदि देखें इनका कुछ वर्ष भी दिया हुआ है। आहार, जो आहार संस्कृति है 2100 बीसी से 1500 बीसी तक। कायथा संस्कृति डेवलप हुई 2000 बीसी से 1800 बीसी तक। मालवा संस्कृति डेवलप हुई 1700 से 1200 बीसी तक। जोरवे संस्कृति डेवलप होती है 1400 से 700 बीसी तक में। 14 का आधा 7 तो ही होता है। राजस्थान के वह प्रागैतिहासिक स्थल जो ताम्र, अब राजस्थान में कुछ प्रागैतिहासिक स्थल हैं जो ताम्र पाषाण काल से संबंधित है, तो कौन कौन से आइए देखते हैं। आहड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना और गिलुन। बालाथल संस्कृति एमपीएससी में से पूछा जा चुका है। तो आहड़, बालाथल, बागोर, ओजियाना एवं गिलुन ये क्या है? राजस्थान के प्रागैतिहासिक
स्थल जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल से संबंधित हैं। ताम्रपाषाण अहाड़ ताम्रपाषाणिक स्थल का प्राचीन नाम क्या था? तो अहाड़ का नाम था ताम्रवती। ताम्रपाषाणिक स्थल नबदा टोली की तिथि क्या है? 1600 से 1300 बीसी। नवदा टोली का उत्खनन किसने किया? एच.डी. शांकलिया जी ने किया था। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र में लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाए जाते थे? उत्तर से दक्षिण की ओर रख के अब दफनाए जाते थे। जोरवे संस्कृति बहुत इंपॉर्टेंट है। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत कौन कौन से ताम्रपाषाणिक स्थल आते हैं? तो जोरवे संस्कृति संबंधित स्थल पूरे महाराष्ट्र वाले नेवासा, दहमाबाद, कोठे, इनामगांव, चंदौली। नेवासा, दहमाबाद, कोठे, इनामगांव और चंदौली में जोरवे संस्कृति डेवलप हुई थी। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? मातृ देवी की प्रतिमा मिली है इनामगांव ताम्रपाषाण का पाषाणिक स्थल से। कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल सबसे बड़ा है? तो दहमाबाद सबसे बड़ा ताम्रपाषाणिक स्थल है। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से तांबे का रथ प्राप्त हुआ है? तो दहमाबाद से ही तांबे का रथ प्राप्त हुआ है। तो ये ताम्रपाषाणिक ऐसा स्थल है जहां से तांबे का रथ ही प्राप्त हो गया। मध्य प्रदेश के किस पुरातात्विक स्थल से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो नागदा से प्रारंभिक ऐतिहासिक युग के लौह उपकरण प्राप्त हुए हैं। ताम्रपाषाण काल में वृत्ताकार गर्तों की प्राप्ति किस स्थल से हुई है? वृत्ताकार गर्त गृहों की प्राप्ति पहाड़ राजस्थान से हुई है। किस ताम्रपाषाणिक स्थल से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र संचय मिला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को आप बहुत अच्छे तरीके से देखिए। कह रहा है कि ऐसा कौन सा ताम्रपाषाणिक स्थल है जहां से सबसे ज्यादा संख्या में ताम्र माने तांबा तांबा इकट्ठा पाया गया? तो ये गुनगेरिया मध्य प्रदेश में है। क्या है? गुनगेरिया। गुण है ना? गुनगेरिया मध्य प्रदेश। ताम्र निधियां आर्यों की कर्तव्य हैं, यह कथन किसने कहा? एच गोल्डन ने कहा था कि ताम्र निधियां मतलब उनकी आर्यों की कर्तव्य हैं। जोरवे ताम्र पाषाणिक स्थल से सबसे अच्छा अधिवास विन्यास कहाँ से प्राप्त हुआ है? सबसे अच्छा इनाम गांव से। कायथा संस्कृति के अवशेष किस राज्य में मिले हैं? तो कायथा संस्कृति के अवशेष मध्य प्रदेश राज्य में मिले हैं। ताम्रपाषाणिक इस कायथा संस्कृति की खोज वीएस वांकड़कर ने किया था। ताम्रपाषाणिक स्थल दहमाबाद की निधि है। कुत्ता और दो बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी। कुत्ता यहाँ से और दो बैल के रथ पर सवार खड़ा रथी दहमाबाद की निधि है। ताम्रपाषाणिक पूरा स्थल इनाम गांव का उत्खनन का कार्य किस पुरातत्वविद ने किया था? एच.डी. शांकलिया और एम.एस. धवलीकर। मालवा ताम्रपाषाणिक संस्कृति के प्रमुख स्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। एमपी में जो है तो एमपीपीएस में पूछा जा सकता है। तो एमपी में जो ताम्रपाषाण कालीन स्थल हैं, ताम्रपाषाण कालीन स्थल में सबसे पहले हो गया अपना कायथा, एरण, नबदा टोली भी है ना? नबदा टोली महेश्वर है, मनोती है, नवदा टोली है, नारदी है, डांगावाला डगवाड़ा नहीं है, चिचली है और नागदा भी है। नागदा, चिचली, डांगावाला, नवदा टोली, नारदी, मनोती, एरन, कायता और महेश्वर। किस ताम्र पाषाणिक स्थल से सिंचाई हेतु पत्थर निर्मित बांध मिला है? तो पत्थर निर्मित बांध मिला है इनाम गांव से। पत्थर निर्मित बांध कहाँ से मिला है? इनाम गांव से। गंगा घाटी की नरहन संस्कृति किससे संबंधित है? गंगा घाटी की जो नरहन संस्कृति है वो ताम्र पाषाण संस्कृति से संबंधित। तो नरहन संस्कृति अभी क्वेश्चन पूछ देगा कि गंगा घाटी में एक नरहन संस्कृति है, वो किस काल संबंधित है? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल। तो बन जाएगा, आप सोच लीजिए। तो अच्छे से फोकस करके पढ़िए इसको, बहुत अच्छे से सब कुछ कवर होगा इस क्लास से। विविध डोलमेंस शब्द से तात्पर्य, डोलमेंस क्या है भाई? गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां। गड़े हुए मुर्दों पर निर्मित समाधियां डोलमेंस कहलाती हैं। आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला विषय क्या था? आदि मानव द्वारा सीखा गया पहला सब्जेक्ट था एनिमल हस्बेंड्री, पशुओं का पालना। होमोसेपियंस से जाति रूप
भिन्न आरंभिक मानव नुमा जीवी को क्या कहते हैं? होमिनिड कहते हैं। पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है, किस विद्वान का कथन है? तो पुरातात्विक सामग्री इतिहास की सर्वश्रेष्ठ कसौटी है राहुल सांकृत्यायन। किस स्थान पर वर्तमान काल से 80,000 से लेकर के 1 लाख वर्ष पुराने मानव को अवशेष प्राप्त होते हैं? बोर्नियो की नियाह गुफा। प्राचीन भारत किस एक उपकरण परंपरा से नहीं जुड़ा है? तो ग्रोशियन। सर्वप्रथम किस धातु में टिन का मिश्रण किया गया था? तो तांबा और टिन मिला के कांसा बनाया गया था। वी गार्डन चाइल्ड ने किस धातु को जनतांत्रिक धातु कहा? लोहा को जनतांत्रिक धातु कहा था गार्डन चाइल्ड महोदय ने। लोहा को गार्डन चाइल्ड ने क्या कहा था? जनतांत्रिक धातु। लेवा लेवा तकनीक द्वारा बनाए गए फलक उपकरण किस काल के हैं? तो मध्य प्लीस्टोसीन काल के। भारत के किस पुरास्थल से चूहे के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो बिलासुरगाम कुर्नूल आंध्र प्रदेश से। भारतीय उपमहाद्वीप के किस स्थल से सबसे बड़ा अर्धवृत्ताकार पूजा गृह का साक्ष्य मिला है? तो ये सिरकप से मिला है। प्रागैतिहासिक युग में मानव कहाँ रहता था? प्रागैतिहासिक युग में मानव मचान कंदरा और झोपड़ी में रहता था। मचान कंदरा और झोपड़ी में। पुरातत्व में स्तर विन्यास पद्धति किसको समझने के लिए प्रयुक्त की जाती है? भौतिक अवशेष के क्रमिक निक्षेप को समझने के लिए स्तर विन्यास पद्धति पुरातत्व में। ताम्र संचय का किससे संबंध है? काले और लाल मृद भांड से है। किस शिलाश्रय से मानव समाधान के प्रमाण प्राप्त होते हैं? लेखइया शिलाश्रय प्रथम। लेखइया। भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? भारतीय इतिहास के अध्ययन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत पुरातात्विक स्रोत है। दक्षिण भारत की पाषाणिक समाधियां किस काल की मानी जाती हैं? तो लौह काल की मानी जाती हैं। भारतीय महापाषाण संस्कृति की क्या विशेषता है? भारतीय महापाषाण संस्कृति की विशेषता देखें। भारतीय महापाषाण, अब ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय महापाषाण संस्कृति लोहे के औजार मिले हैं, उपकरण मिले हैं, घोड़े, फेगी, डोलेमन, है ना। लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में क्या ज्ञात किया जाता है? लंबवत पुरातात्विक उत्खनन के द्वारा किसी संस्कृति के विषय में संस्कृति के काल मापन का अध्ययन किया जाता है। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ माना जाता है? गंगा घाटी में चावल का उत्पादन लगभग 1000 बीसी से माना जाता है। गंगा घाटी में चावल का उत्पादन 1000 बीसी से किया गया, लगभग 3500 वर्ष पूर्व। नौपाषाणिक पूरा स्थल गुफ कराल कहाँ है? तो ये स्वात घाटी में है, गुफ कराल, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हस्तिनापुर का सांस्कृतिक क्रम। ओसीपी काल, ताम्रपाषाण काल, पीजीडब्ल्यू काल। ओसीपी काल क्या है? ताम्रपाषाण काल। पीजीडब्ल्यू काल यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं तो आपको ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। ओसीपी, ओसीपी काल किसे कहा जाता है? ताम्रपाषाण काल को। पीजीडब्ल्यू काल लौह काल को कहा जाता है। पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर। एनबीपी, एनबीपी, एनबीपी कहा जाता है मृदवांड काल, 6ठी शताब्दी बीसी को एनबीपी काल कहा, 6ठी शताब्दी बीसी। और कुषाण काल प्रथम शताब्दी। कुषाण काल कब थी? प्रथम शताब्दी। आगे देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक ताम्रपाषाणिक स्थल और उनके काल देख लेते हैं। स्थल और काल किस काल के ये थे? तो ये ऐसे ही देखेंगे। ताम्रपाषाण रंगपुर ताम्रपाषाणिक संस्कृति थी। इनाम गांव में ताम्रपाषाण पूरा पाषाण काल संबंधित है। सोहन, सोहन और अतिरंपक्कम ये पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल चौपानी, मांडो, सराय नहारा यूपी में पढ़ चुके हैं। उच्च पूर्व पाषाण पटने। नवपाषाण बुरजहूम नवपाषाण से संबंधित है। कुल्ली पूर्व हड़प्पा से संबंधित है। आदिच्य चैनलूर महापाषाण से संबंधित है ना। अब इसके बाद देखते हैं निम्न पुरा पाषाण को सोन संस्कृति कहा जाता है। निम्न पुरा पाषाण काल को सोन संस्कृति कहा जाता है। मध्य पुरा पाषाण काल निवासा संस्कृति। कुछ संस्कृतियां और उनका काल क्या रहा? सोन संस्कृति, निम्न पुरा पाषाण काल, निवासा संस्कृति, मध्य पुरा पाषाण काल, बागोर संस्कृति उच्च पुरा पाषाण काल कहलाती है।
और नवपाषाण कोलिहवा संस्कृति क्या है, नवपाषाण काल के में डेवलप हुई थी। कुछ साक्ष्य देखते हैं तो पुरापाषाण में चिप्पड़ पाषाण उपकरण मिले थे, मध्य पाषाण काल में लघु पाषाण उपकरण और उच्च पुरापाषाण काल में शैल चित्र उच्च पुरापाषाण काल में मिले थे। नवपाषाण काल में घिसे पाषाण उपकरण मिले और पुरापाषाण काल नदी तट अधिवास मिला। पुरापाषाण काल में मध्य पाषाण काल में शैलाश्रय अधिवास मिला। नवपाषाण काल में गर्त अधिवास मिला। गर्त अधिवास शैलाश्रय अधिवास मध्य पाषाण काल में मिलता है। ताम्रपाषाण काल में कच्चे और पक्के मकान मिले। कच्चे पक्के मकान ताम्रपाषाण काल मिले। कच्चे और पक्के मकान ताम्रपाषाण काल में। गर्त अधिवास मिला नवपाषाण काल में। हड़प्पा युग देखें तो हड़प्पा युग प्रसिद्ध है पीजीडब्ल्यू पेंटेड ग्रे वेयर के लिए और पूर्वकालीन ऐतिहासिक काले और लाल मृदभांड मिले हैं। मौर्य युग में एनबीपीडब्ल्यू वेयर है ना, एनबीपीडब्ल्यू उत्तरी नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर, नॉर्थ ब्लैक पॉलिश वेयर तो मौर्य युग के हैं ये एनबीपीडब्ल्यू। गुप्त युग में आरपीडब्ल्यू चलता था। रेड पॉलिश वेयर, रेड पॉलिश वेयर, रेड पॉलिश वेयर कब चलता था, या रेड पेंटेड वेयर, रेड पेंटेड वेयर चलता था गुप्त काल में। और नॉर्थ ब्लैक पेंटेड वेयर, नॉर्थ ब्लैक एनबीपीडब्ल्यू मिलता था मौर्य युग में। और कुछ महत्वपूर्ण स्थल और देख लेते हैं फिर ये खत्म हो जाएगा पूरा पाषाण काल। सेपाई, सेपाई में गैरिक मृदभांड परंपरा रही है। सेपाई में महूर झारी में समाधि, वीरभानपुर लघु पाषाण उपकरण मिले। वीरभानपुर से लघु पाषाण उपकरण मिले। गैरिक मृदभांड परंपरा उज्जैन में गैरिक मृदभांड परंपरा रही है। कायथा में ताम्र निधि मिली है। उतनूर में राख कटीला मिला है। मथुरा में अयागपट्ट मिला है। कनेरी में एकादश मुख बोधिसत्व, एकादश मुख बोधिसत्व कहाँ से मिला है, एकादश मुख बोधिसत्व मिला है कन्हेरी से। कन्हेरी से मिला एकादश मुख बोधिसत्व। सांची से प्रस्तर धातु की मंजूषाएं मिली। ब्रह्मगिरी से महापाषाण उपकरण मिले। उपगल से राख वाले टीले। आदि चनलूर से कलश सावधान, नल्लूर से कलश सावधान। बुरझोम से गर्तावास सभी को पता है, गर्तावनिवास से मिला, यहाँ से इम्पोर्टेंट है। बेरभानपुर कहाँ है, पश्चिम बंगाल में। लोटेश्वर गुजरात में है। पैसरा कहाँ है, बिहार में। सराय नाहरलाल प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में। सुहागी घाट उत्खननकर्ता एसीएल कार्लाइल थे और बीएस अभीम बैठका की खोज वाकणकर महोदय ने किया था। प्रमुख मृदभांड संस्कृतियां देख लेते हैं। सर्वप्रथम किस पुरातत्ववेत्ता ने मृदभांडों के महत्व का आकलन किया, फ्लिंडर्स पेट्री ने। मृदभांडों का महत्व क्या है, इतिहास और संस्कृति के अन्य स्रोतों के समान मृदभांड भी एक उपयोगी स्रोत है। मृदभांडों का अध्ययन एवं परीक्षण करके हम काल विशेष एवं स्थल विशेष की संस्कृति के विविध पक्षों को उद्घाटित कर सकते हैं। इनके आधार पर कुछ गूढ़ पहेलियों को सुलझाने में सहायता मिलती है जो अन्य स्रोतों के माध्यम से ज्ञात नहीं हो पाते। इनके विश्लेषण से उत्खनित स्तर की तिथि निश्चित करने में सहायता मिलती है। गैरिक मृदभांड देखते हैं। गैरिक मृदभांडों को सर्वप्रथम किस पुरातत्वविद ने किया था, बीबी लाल ने 1949 में किया था। गैरिक मृदभांड की खोज किया था बीबी लाल ने। गैरिक अथवा गेरुए गैरिक अथवा गेरुए रंग के मृदभांड अधिकांशतः किन क्षेत्रों में मिलते हैं, गेरुए रंग के मृदभांड गंगा घाटी क्षेत्र में। पुरातत्व में गेरुए रंग के मृदभांड के किस नाम से प्रचलित है, पुरातत्व में गेरुए रंग के मृदभांड को ही ओसीपी और ऑचर कलर्ड पॉटरी कहते हैं। पॉटरी, ओसीपी मतलब गेरुआ रंग के मृदभांड, ओचर कलर्ड पॉटरी। अब गैरिक मृदभांड संबंधित कुछ स्थल देख लेते हैं। हस्तिनापुर मेरठ से मिला है। बड़गांव हैदराबाद हरिद्वार से। अम्बाखेड़ी सहारनपुर। अतरंजी खेड़ा इंपोर्टेंट एटा में है। सफाई इटावा में। अक्षत्र बरेली में है। श्रृंगवेरपुर इलाहाबाद में। कालपाटन जालंधर और नूह भरतपुर में। गैरिक मृदभांडों को विस्तार मुक्त उत्तर प्रदेश, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान और पंजाब से प्राप्त हुआ है। गैरिक मृदभांड पात्रों की निर्माण अवधि रही है 1300 से 1200 बीसी तक। गैरिक मृदभांड किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो पूर्व वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल। गैरिक मृदभांड किससे संबंधित है, ये पूर्व वैदिक काल से संबंधित है।
अब हम लोग देखते हैं पेंटेड ग्रे वेयर। पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब क्या हुआ? पेंटेड ग्रे वेयर का मतलब हुआ चित्रित धूसर धूसर मृदभांड। जो चित्रित धूसर मृदभांड है, अहिच्छत्र से 1940 से 44 में अहिच्छत्र टीले की खुदाई हुई। अहिच्छत्र से चित्रित धूसर मृदभांड की प्राप्ति सर्वप्रथम स्थल से हुई। अहिच्छत्र से चित्रित धूसर मृदभांड का महत्व हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता के पतन से लेकर बुद्ध काल के प्रारंभ तक की अवधि की संस्कृतियों के भौतिक परिवेश की जानकारी प्राप्त करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। चित्रित धूसर मृदभांडों ने ईसा पूर्व 1500 से 600 बीसी के सांस्कृतिक शून्यता को पाटने का कार्य किया था। हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात किस मृदभांड संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ? तो चित्रित धूसर मृदभांड हड़प्पा सभ्यता के पतन के पश्चात। चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति कहाँ से हुई है? चित्रित धूसर मृदभांडों की प्राप्ति पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गंगा के ऊपरी भाग से हुई है। चित्रित धूसर मृदभांड प्राप्ति स्थल देख लेते कहाँ कहाँ? रोपड़ से दधेरी, संघोल, दधेरी से भगवानपुर, दौलतपुर, इंद्रप्रस्थ, नोह, जोधपुरा, गिलुंद, उज्जैन, कैथा, आलमगीरपुर, हस्तिनापुर, अहिच्छत्र, शोंक, मथुरा, हुलास, वैशाली से प्राप्त हुए हैं। हम देख रहे हैं समग्र इतिहास। ठीक है। कृष्णा लोहित मृदभांड, कृष्ण लोहित, ब्लैक एंड रेड वेयर, BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर। कृष्णा लोहित मृदभांड की विशेषता, ऐसे मृदभांडों का भीतरी तथा बाहर की बारी के चारों ओर भाग काला तथा शेष बारी भाग ईंट के रंग का लाल मिलता है। आकार, प्रकार एवं अलंकरण चित्रण की दृष्टि से ये भांड अन्य भांडों से भिन्नता रखते हैं। इस मृदभांड के निर्माण विधि को इजिप्शियन तकनीक कहा जाता है। तो काला और लाल मृदभांड जिससे बनते उसे इजिप्शियन टेक्निक कहते हैं। ये मृदभांड चूने तथा रेत युक्त मिट्टी से बने होते हैं तथा कभी कभी कांचली मिट्टी से भी तैयार किए जाते हैं। कृष्ण लोहित मृदभांड किस काल से संबंधित हैं? तो ये उत्तरकालीन हड़प्पा संस्कृति से संबंधित हैं। सौराष्ट्र क्षेत्र के किन स्थलों से कृष्णा लोहित मृदभांड मिला है? रंगपुर और लोथर से कृष्ण लोहित मृदभांड मिले हैं। पंजाब और हरियाणा में कृष्ण लोहित मृदभांड किसके साथ प्राप्त हुए? चित्रित धूसर मृदभांड के साथ प्राप्त हुए हैं। नोह तथा तरंजी खेड़ा से कृष्ण लोहित मृदभांड किस सतह से प्राप्त हुए हैं? गैरिक मृदभांड के ऊपरी तथा चित्रित धूसर मृदभांड की निचली सतह से। दक्षिण भारत, बिहार तथा उत्तर प्रदेश की बृहद पाषाणिक पुरास्थल के समाधियों से किस प्रकार के मृदभांड पाए गए? तो दक्षिण भारत और बिहार तथा उत्तर प्रदेश के बृहद पाषाणिक पुरास्थल के समाधियों से काले लाल मृदभांड पाए गए हैं। काले लाल प्रकार के मृदभांडों का प्रयोग किस अवधि में किया जाता है? तो ताम्र पाषाणिक और संस्कृति के समय किया गया था काले लाल प्रकार के मृदभांडों का। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड जिसे NBP भी कहते हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, नॉर्दर्न ब्लैक्ड पॉलिश्ड वेयर, ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो NBP है। पात्र की अवधि क्या थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से, मतलब बुद्ध काल में NBP चलता था। ठीक है। उत्तरी कृष्ण मार्जित अथवा काली पालिश पात्र से किसकी सूचना मिलती है? द्वितीय नगरीकरण के प्रारंभ की सूचना मिलती है। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड को किस अन्य नाम से जाना जाता है? NBP मृदभांड के नाम से जाना जाता है। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड सर्वाधिक स्थल किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? मध्य गंगा क्षेत्र में पाए जाते हैं। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड के कुछ स्थल कौशाम्बी, पटना, बेग्राम, अफगानिस्तान, तक्षशिला, चार सद्दा, उदगाम और नेपाल की तराई के तिलौरा कोट आदि स्थलों से मिले हैं। उत्तरी कृष्ण मार्जित मृदभांड भारत के क्षेत्र में पाए जाते हैं तो गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से। अब हम लोग आ जाते हैं हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। सामान्य तथ्यात्मक विवरण से क्वेश्चन इस प्रकार से ऑनलाइनर बने हैं। सिंधु सभ्यता किन नामों से जानी जाती है? तो अन्य नाम क्या है सिंधु घाटी सभ्यता के? तो इसे सैंधव सभ्यता कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी के प्रमुख स्रोत क्या है? तो प्रमुख स्रोत पुरातात्विक उत्खनन ही है। और इनका काल क्या है, किस काल से संबंधित है? तो आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। सिंधु घाटी सभ्यता का 12,99,999 ऐसा कुछ, तो ठीक है, 13 लाख वर्ग, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर आप कह सकते हैं। रेडियो कार्बन C14 द्वारा इसकी जो तिथि रखी गई है
2300 बीसी से लेकर 1700 बीसी तक विभिन्न स्थलों से प्राप्त असंशोधित रेडियो कार्बन 14 के आधार पर आरंभिक हड़प्पा सभ्यता को 3200 से 2600 रखा गया। 2600 से 1900 तक नगरीय हड़प्पा सभ्यता को और उत्तर हड़प्पा सभ्यता को 1900 से 1300 रखा गया। हड़प्पा सभ्यता की जो आकृति है कैसी है? आकृति है त्रिभुजाकार। हड़प्पा सभ्यता की आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है। हड़प्पा संस्कृति मानी जाती है कांस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक। कांस्य युगीन या आद्य ऐतिहासिक माना जाता है हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति को। कांस्य युगीन तथा आद्य ऐतिहासिक माना जाता है। सिंधु सभ्यता का यदि विस्तार देखा जाए तो उत्तर में मांडा जो कि जम्मू कश्मीर में है, उत्तर में मांडा जम्मू कश्मीर में, और उत्तर से दक्षिण 1400 इसका विस्तार है, 1400 किलोमीटर। दायमाबाद महाराष्ट्र में है ना। और पश्चिम में सुतकांगेडोर है मकरान तट पर, और पूरब में क्या है? आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश। विभिन्न विद्वानों द्वारा निर्धारित सिंधु सभ्यता की तिथियां क्या हैं? जॉन मार्शल ने 3250 2750 कहा है। इतना आपको याद रखना नहीं है। सीजे गेट के अनुसार ये याद रखना है 2350 से 1700 बीसी तक ये सर्वमान्य तिथि है। इसके बाद हम लोग देखते हैं सैंधव स्थल की खोज एवं नगर नियोजन। कुछ खोजें और नगर नियोजन देख लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? 1921 में किया था। मोहनजोदड़ो हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। सिंधु सभ्यता की खोज निकालने में किन भारतीय तत्वविदों को विशेष योगदान? राखालदास बनर्जी और दयाराम साहनी का रहा। हड़प्पा की विशाल टीलों की ओर सर्वप्रथम ध्यान किसका गया? चार्ल्स मैसन का 1826 में गया। हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद कौन था? वो अलेक्जेंडर कनिंघम थे 1853 में। पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता का लगभग कितनी शताब्दियों तक जीवित रही? 6 शताब्दी तक जीवित रही। 6 शताब्दी माने 600 वर्ष तक। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम किस विद्वान ने दिया? तो हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने दिया था। सर जॉन मार्शल ने हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। मोहनजोदड़ो को किस एक और नाम से जाना जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो के किले और शहर की सबसे चौड़ी सड़कें 7 व 11 मीटर हुआ करती थी। सिंधु सभ्यता की प्रकृति कैसी थी? नगरीय थी। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि सबसे पहले खुदाई हड़प्पा नामक स्थान की हुई थी, इसलिए। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व रखे जाने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था मृद भांड। विशेष तथ्य देखें, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न कैसे थी? क्योंकि इनके पास नगरीय सुविधा थी, इनके पास चित्रलेखी लिपि थी, इनको लोहा एवं रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल को पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का लोथल जो है पत्तन नगर के नाम से जाना जाता है। दधेरी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरा स्थल कहाँ है? पंजाब में है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरा स्थल कौन सा है? राखीगढ़ी हरियाणा का। हड़प्पा संस्कृति के स्थलों का सर्वाधिक संकेंद्रण किन नदियों के घाटियों में हुआ है? घग्गर और हाकरा नदियों के किनारे। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलाबंद किस काल को प्रदर्शित करता है? प्राग के हड़प्पा काल को। हड़प्पा सभ्यता में कच्ची ईंटों से किलाबंद। गोदावरी नदी घाटी के क्षेत्र प्रवरा नदी में विकसित सैंधव स्थल दैमाबाद था। दैमाबाद किस नदी किनारे स्थित है? दैमाबाद प्रवरा नदी किनारे पर स्थित है। प्राक सिंधु सभ्यता और सिंधु सभ्यता के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? बनावली और कालीबंगा से मिले हैं। मेसोपोटामियाई अभिलेखों में उल्लिखित मेलुहा का संबंध सिंध क्षेत्र से है। हड़प्पीय स्थल मांडा जो भारत की सीमा के सबसे उत्तरी छोर को अंकित करता है किस नदी तट पर है? चिनाब नदी तट पर है मांडा, जम्मू कश्मीर में। हड़प्पी संस्कृति का वह कौन सा पुरा स्थल जहां से दुर्ग तथा नीचे के नगर दोनों अलग अलग प्रसिद्ध से घिरे हैं? कालीबंगा में ऐसा है। सैंधव वासियों को निर्माण क्षेत्र में जात था। क्या कूपों का निर्माण करते थे, स्तंभों का निर्माण करते थे, नालियों का निर्माण करते थे।
कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल कौन कौन से हैं? कच्छ क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल हैं देसलपुर है, सुरकोटदा है और धौलावीरा है। धौलावीरा कच्छ क्षेत्र के किस द्वीप पर स्थित है? तो कादिर द्वीप पर धौलावीरा स्थित है। खंभात क्षेत्र में स्थित हड़प्पी स्थल कौन कौन से हैं? खंभात क्षेत्र में देखें तो रोजदी है, रंगपुर है, लोथल। रोजदी, रंगपुर, लोथल ये खंभात क्षेत्र में है। कच्छ क्षेत्र में देसलपुर, सुरकोटदा और धौलावीरा है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत के किस राज्य में सैंधव स्थलों की सबसे अधिक खोज होती है? सैंधव स्थल की सबसे अधिक जो खोज होती है गुजरात में हुई स्वतंत्रता के पश्चात। वह कौन सी हड़प्पी पुरा स्थल है जो हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है? सोरतुघई और मुंडीगाक। सोरतुघई और मुंडीगाक हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला के उत्तर में है। बलूचिस्तान में क्या क्या है? डाबरकोट, सूतकाखो और शुतकांगेडोर। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार है, जिसे ग्रेट ग्रेनरी भी कहते हैं। सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल कौन से हैं? सिंधु घाटी में स्थित सैंधव सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो और कोटदीजी है। मोहनजोदड़ो, चन्हुदड़ो, कोटदीजी। उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल कौन से हैं? उत्तर प्रदेश में मिला है आलमगीरपुर, सोथी, उलास। ये एमपीपीएससी में 2 मार्कस में 3 स्थल पूछे गए थे। तो आप इसको अब तो 2 मार्कर में आता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, पहला आप लिख सकते हैं आलमगीरपुर, दूसरा लिख सकते हैं सोथी, तीसरा आप लिख सकते हैं सहारनपुर में जो हुलास है। तो उत्तर प्रदेश में सिंधु सभ्यता के प्राप्त स्थल, तो इसको आप गौर से देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता के स्थलों से प्राप्त ईंटों का अनुपात 1:2:4 है। प्राप्त ईंटों का जो अनुपात है क्या है? 1:2:4, 1:4 किस प्रारंभिक हड़प्पाई स्थल से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो कोटदीजी से हड़प्पाई स्थलों के दुर्गीकरण के साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा शहरों का उत्तर से दक्षिण की ओर भौगोलिक अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण देखें तो पहले हड़प्पा, फिर कालीबंगा, फिर मोहनजोदड़ो, फिर लोथल है। झूकर झाकर संस्कृति का संबंध किस सैंधव स्थल से स्थापित किया जाता है? झूकर झाकर संस्कृति कहाँ मिली है? झूकर झाकर संस्कृति के साक्ष्य मिले हैं चन्हुदड़ो से। झूकर झाकर संस्कृति, झूकर संस्कृति का संबंध किससे है? परवर्ती हड़प्पी संस्कृति से है। झूकर संस्कृति का संबंध परवर्ती हड़प्पी संस्कृति से है। भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है? हड़प्पा संस्कृति का उत्तर पश्चिमी भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ है। विशेष तथ्य देखें तो सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषताएं। सैंधव सभ्यता के नगरों की विशेषताएं थी नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। नगर योजना ग्रिड विन्यास पर आधारित थी। सड़कें दूसरे ऊपर को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा, बनावली व चन्हुदड़ो के नगरों की योजना में ग्रिड विन्यास दिखाई पड़ता था। हड़प्पा, बनावली और चन्हुदड़ो के नगरों में। पाकिस्तान के चोलिस्तान के रेगिस्तान में सरस्वती नदी के शुष्क तल पर बड़ी संख्या में सैंधव स्थलों को खोजने वाला विद्वान कौन था? मोहम्मद रफीक मुगल था। और सैंधव सभ्यता के सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर का उत्खनन किसने किया था? यजदा शर्मा ने 1950 में किया था। हड़प्पा संस्कृति की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश है। सैंधव स्थल आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के बाएं तट पर है। किस हड़प्पाई स्थल से चिनाई के कार्य में तक्षित प्रस्तर का प्रयोग कच्ची ईंटों के साथ किया जाता है? धौलावीरा में। और सैंधव सभ्यता किस स्थल से मध्यनगर का प्रमाण मिला है? धौलावीरा से। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिला है? तो गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है लोथल से। सैंधव स्थल चन्हुदड़ो के उत्खनन कार्य का निर्देशन किस विद्वान ने किया था? चन्हुदड़ो के उत्खनन कार्य का निर्देशन EJ मैके ने किया था। मैके साहब, ठीक है। राजस्थान के कालीबंगा और हरियाणा के बनावली, कालीबंगा राजस्थान में है, हरियाणा में है बनावली। हड़प्पा पूर्व अवस्था को कहते हैं चालकोलिथिक ताम्र पाषाणिक स्थल। सैंधव सभ्यता का प्रसिद्ध नगर हड़प्पा किस नदी तट पर स्थित था? रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है हड़प्पा। और हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था। वह कौन सा हड़प्पा स्थल है जो दुर्गीकृत नहीं था? चन्हुदड़ो, यह दुर्गीकृत नहीं हुआ करता था।
प्रस्तन मूर्तियां, मृण मूर्तियां और मुहरें एवं लिपि देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया था। हड़प्पा सभ्यता में बहुतायत मात्रा में मुद्राओं का निर्माण किया गया था। सिलखड़ी पर बनाई गई थी मुद्राएं। सिंधु सभ्यता की मोहरों पर किस पशु का अंकन नहीं मिलता? गाय और घोड़ा का नहीं मिलता। सिंधु सभ्यता की मोहरों एवं टेराकोटा कलाकृतियों पर किन पशुओं का अंकन मिलता है? तो एक श्रृंगी वाले पशु को, जिसे यूनिकॉर्न कहा जाता था, हाथी का मिलता है, गेंडा का मिलता है, हिरण का मिलता है, बाघ का और भेड़ा का। सिंधु सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता था? मिट्टी के बर्तन में लाल रंग का प्रयोग किया जाता था। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता के जानने के मूल स्रोत हैं क्या? मोहरें। सिंधु सभ्यता में किस धातु की जानकारी मिलती है? तांबा धातु की जानकारी मिलती है। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से हड़प्पा लिपि में बहुत बड़ी बड़ी अक्षरों में लिखा हुआ एक अभिलेख साइन बोर्ड प्राप्त हुआ है? तो एक साइन बोर्ड धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता में मापतौल का क्या अनुपात था? बाइनरी पद्धति। बाइनरी पद्धति में 1 to 8, 16, 32 और 64। दशमलव पद्धति में क्या था? 16, 64, 160, 320 और 640। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल मोहरों का निर्माण का प्रमुख केंद्र था? यह चौंदड़ो था। सिंधु सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहर पर किन पशुओं के चित्र उत्कीर्ण किए गए हैं? व्याघ्र, गेंडा, भैंसा और हाथी। व्याघ्र, गेंडा, भैंसा और हाथी। सिंधु सभ्यता में सामान्य घरेलू बर्तन किससे बने होते थे? मिट्टी के अच्छी तरह पकाए गए चित्रात्मक बर्तन। परवर्ती हड़प्पा काल में पुरा सामग्रियों के पास चित्रित धूसर पात्र परंपरा के अवशेष प्राप्त हुए हैं भगवानपुरा से। सिंधु सभ्यता की लिपि की जानकारी प्राप्त होती है मोहरों से। किस सैंधव स्थल से मिट्टी की प्राचीन कालीन 274 मोहरें उत्खनन से प्राप्त हुए हैं? गनेरी वाल से। किस सैंधव स्थल से ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? ताम्र रथ का साक्ष्य प्राप्त हुआ है दैमाबाद से। हड़प्पा संस्कृति में किस प्रकार की मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी? चौकोर या वर्गाकार मोहरें सर्वाधिक प्रचलित थी। किस सैंधव स्थल से पकी मिट्टी के पैमाने का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से। और हड़प्पा सभ्यता में पक्की ईंट की मूर्तियों का निर्माण किस विधि द्वारा किया जाता है? चिकोटी पद्धति से। हड़प्पा सभ्यता में पक्की मिट्टी की मूर्तियों का निर्माण चिकोटी विधि से बनाया जाता था। भारतीय टेराकोटा क्यों प्रसिद्ध है? जन सामान्य की भारतीय संस्कृति एवं जीवन के बारे में महत्वपूर्ण सामग्री प्रदान के लिए। सैंधव स्थलों से प्राप्त मुद्राओं में सर्वाधिक प्रचलित मुद्रा थी एक श्रृंगी वाला पशु यानी यूनिकॉर्न। सैंधव लिपि के प्राचीनतम नमूना का साक्ष्य कब मिला है? 1853 में। हड़प्पा लिपि की खोज 1853 में। हड़प्पाई लिपि कैसी थी? चित्रात्मक या पेक्टोग्राफिक थी। हड़प्पाई चित्रलेख में कुल कितने अक्षर थे? 250 से 400 तक अक्षर थे। मोहरों के अतिरिक्त हड़प्पन लिपि के नमूने प्राप्त हुए मृदभांडों पर। सिंधु लिपि को बाएं से दाएं पढ़ने और उसे तमिल भाषा में परिवर्तित करने वाले विद्वान थे रेवरेंड हैरस। मन के बनाने वाली कार्यशाला किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई? बनावली और लोथल में। हड़प्पा वासियों द्वारा निर्मित मृण मूर्तियों के विषय थे खिलौने, पूजार्पित पशु, मानव आकृतियां आदि। आर्थिक एवं धार्मिक जीवन। भारत में मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है? पूर्व आर्य सैंधव सभ्यता से। मतलब मूर्ति पूजा का आरंभ भारत में पूर्व आर्य मतलब सैंधव सभ्यता से माना जाता है। सिंधु सभ्यता के लोग विश्वास करते थे, मातृ देवी विश्वास करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए डोल यानी कुबड़ वाले बैल को डोल कहते थे, पवित्र पशु के रूप में मानते थे। स्वास्तिक प्रतीक का साक्ष्य, स्वास्तिक मतलब आप समझ सकते हैं। स्वास्तिक प्रतीक का जो साक्ष्य है हड़प्पा काल से मिलता है। सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना जाता? सिंधु सभ्यता के समाज में किस पशु को शक्ति का प्रतीक माना जाता था? तो ये माना जाता था वृषभ को शक्ति का प्रतीक माना जाता था। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से प्रसिद्ध पुरोहित की आकृतियां प्राप्त हुई हैं? तो मोहनजोदड़ो से। किस हड़प्पी स्थल से प्रसिद्ध योगी की मूर्ति प्राप्त होती है? तो मोहनजोदड़ो से योगी की मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पी संस्कृति में पूजा होती होती थी
आद्य रूप शिव, मातृ देवी और पीपल की। हड़प्पा सभ्यता के किन स्थलों से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो लोथल एवं कालीबंगा से चौकोर गोल अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं। सैंधव सभ्यता के किस स्थल से चावल के साक्ष्य मिले हैं? तो चावल के साक्ष्य मिले हैं लोथल से। किस प्राचीन सभ्यता के साथ सिंधु घाटी सभ्यता के संबंध थे? तो इराक की मेसोपोटामिया की सभ्यता से। सैंधव सभ्यता में किस वस्त्र के प्रयोग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं? सूती वस्त्र के। सैंधव व्यापारिक केंद्रों से मेसोपोटामिया के साथ व्यापार किस मध्यस्थ बंदरगाह के साथ होता था? तो दिलमुन, दिलमुन मतलब बहरीन में था, और मेलुहा और मगन, दिलमुन, मेलुहा और मगन। मेलुहा का तात्पर्य सिंधु से था। भारत में रेशम उपयोग के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं नेवासा से। किस प्रकार के समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी? कृषि समाज में मातृ देवी की अवधारणा प्रचलित थी। हड़प्पा सभ्यता के लोगों के लिए प्रमुख आयात करने वाली वस्तु कौन सी थी? धातु और कीमती नग। उत्तर पूर्व अफगानिस्तान स्थित हड़प्पी स्थल जो व्यापारिक बंदरगाह के लिए जाना जाता था, सोर्तुगी अफगानिस्तान। सैंधव स्थल बालाकोट और लोथल। सैंधव स्थल बालाकोट और लोथल किस उद्योग के लिए जाने जाते थे? सीप उद्योग के लिए। मनका निर्माण व मुहर निर्माण के लिए प्रसिद्ध सैंधव स्थल चंदड़ो था। गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन थे? गुजरात तट पर स्थित महत्वपूर्ण बंदरगाह लोथल तथा मुद्रा थे। हड़प्पा कालीन लोगों को किन फलों का ज्ञान था? तरबूज, खजूर, नींबू, अनार। कौन सी विशेषता सिंधु सभ्यता को विश्व के अन्य समकालीन सभ्यताओं से विशिष्ट बनाती है? तो नगरीय जीवन। किस वस्तु का निर्यात मेलुहा से होता था जिसकी पहचान हड़प्पा संस्कृति के रूप में की जाती है? काली लकड़ी, हाथी दांत और सोना। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल से फारस की खाड़ी की मुद्रा का उत्खनन किया गया है? लोथल से। यूनानियों को कपास का ज्ञान भारतीयों से हुआ था। इसे सिंडर नाम से पुकारते थे। सैंधव सभ्यता के लोगों को किन धातुओं का ज्ञान था? टिन, तांबा, सोना और चांदी। तांबा, सोना, चांदी और टिन। प्राचीन भारत में वजन मापने की इकाई क्या थी? रक्तिका थी। वजन मापने की इकाई रक्तिका थी। हड़प्पा सभ्यता में लाजवर्धमणि का आयात बदख्शां अफगानिस्तान से किया जाता था। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यापारिक संबंध ईरान, अफगानिस्तान और राजस्थान से हुआ करता था। विशेष तथ्य देखें तो व्यापार हड़प्पा की अर्थव्यवस्था का एक मुख्य भाग था व्यापार। ठीक है, हड़प्पी लोग अंतर्देशीय और समुद्री दोनों व्यापार करते थे। उत्खननों से कांसे और पक्की मिट्टी की बैलगाड़ी के नमूने तथा साथ ही नाव के चित्रण से युक्त मोहरें प्राप्त होती हैं। हड़प्पा सभ्यता ने मानव जाति के लिए जो दो स्थायी उपहार प्रदान किए थे वो गेहूं और कपास की खेती थी। हड़प्पा सभ्यता में लोगों को जानकारी थी ढेंकली, कुओं और कुएं पर पुल्ली। समाधान विधियां देखिए। सिंधु सभ्यता में अंत्येष्टि प्रथा कैसी थी? मृतिका पात्र के साथ शरीर के विस्तार से समाधान। समाधान ने सिद्ध किया कि हड़प्पा के लोगों में एक समान दफनाने की पद्धति थी। जमीन में गड़े हुए मुर्दों के सिर हमेशा उत्तर दिशा की ओर होते थे। मुर्दों को दफनाते समय आमतौर पर चीजों का इस्तेमाल करते थे। किस सैंधव स्थल से द्विशव संकर मतलब द्विशव संस्कार डबल बरियल का प्रमाण मिलता है? लोथल से 3 युगल समाधिकरण प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से एकल युगल समाधिकरण मिला है। राखीगढ़ी से भी युगल समाधि प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाई स्थल मानव समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? सनौली से प्राप्त हुए हैं। समाधान एच किस संस्कृति का द्योतक है? तो समाधान जो एच समाधान है यह है परवर्ती हड़प्पा संस्कृति का द्योतक है। समाधान देखें, हड़प्पा में ताबूत समाधान होता था, सनौली में विस्तारित समाधान और लोथल में संयुक्त समाधान होता था। मोहनजोदड़ो में कलश समाधान की पद्धति चलती थी। सिंधु सभ्यता है। सिंधु सभ्यता से प्राप्त महत्वपूर्ण साक्ष्य देखते हैं। हड़प्पा स्थल से कुल कितने धान्य कोष्ठ प्राप्त हुए हैं? तो 6 की 2 पंक्तियां मिली हैं। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। किन राज्यों में हड़प्पा सभ्यता के अवशेष पाए गए हैं? पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा। पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से। हड़प्पा स्थल से प्राप्त नगर किस देश दिशा में अवस्थित है? नगर के पश्चिमी द्वार के पास। सैंधव सभ्यता के किस एक स्थल से कब्रिस्तान यक्ष सांस्कृतिक साक्ष्य प्राप्त होते हैं? कब्रिस्तान यक्ष प्राप्त होते हैं हड़प्पा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से तांबे की एक मानव आकृति का एक साक्ष्य प्राप्त होता है? हड़प्पा से। हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त शुद्ध युद्ध या शस्त्र थे? धनुष और तीर। धनुष, तीर, युद्ध शस्त्र थे। सिंधु घाटी सभ्यता से
संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त होती है मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार प्राप्त होता है मोहनजोदड़ो से, और मोहनजोदड़ो से ही मिलता है क्या? पुजारी की प्रस्तर की मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिलती है। मोहनजोदड़ो से ही कांस्य नर्तकी की प्रतिमा मिलती है। मानव अस्थिपंजर के निकट एक बकरे के अस्थिपंजर दिखे, और एक मुद्रा पर एक व्यक्ति बाघ से लड़ता हुआ अंकित किया गया मोहनजोदड़ो में। और सिंधु सभ्यता के किस स्थल से मृण पट्टिका उत्कीर्ण पाई गई है? तो कालीबंगा से मृण पट्टिका पाई गई है। कालीबंगा से ही जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं, और कालीबंगा से ही हड़प्पा पूर्व स्थल के साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पा पूर्व स्थल के साक्ष्य मिले हैं कालीबंगा और बनावली से। अग्नि वेदिकाओं और अग्नि पूजा के साक्ष्य मिलते हैं कालीबंगा और लोथल से। कालीबंगा और लोथल से अग्नि पूजा और अग्नि वेदिकाओं के साक्ष्य मिलते हैं। अग्नि पूजा और अग्नि वेदिका के सिंधु सभ्यता के किस स्थल से भूकंप के आरंभिक साक्ष्य मिले? कालीबंगा से। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से नाली के निर्माण लकड़ी कुरेद कर का प्रयोग किए जाने का साक्ष्य मिला है? कालीबंगा से। हड़प्पा संस्कृति के किस स्थल पर रक्षा प्राचीरों से निचले नगर के भी घिरे होने का स्पष्ट साक्ष्य प्राप्त होता है? तो कालीबंगा में निचले नगर भी, चूंकि जो ऊपरी नगर हुआ करते थे, ऊपरी नगर रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे, जबकि जो निचले नगर होते थे वो रक्षा प्राचीर से नहीं घिरे होते थे। लेकिन कालीबंगा जो है, कालीबंगा में ऐसा साक्ष्य मिला है कि निचले नगर भी रक्षा प्राचीर से घिरे होते थे। सैंधव सभ्यता के कुछ पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य किस पूरा स्थल के दुर्ग से किस पूरा स्थल के दुर्ग में 7 अग्निकुंड का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? कालीबंगा से। कालीबंगा से प्राप्त चबूतरे निर्मित थे मिट्टी की ईंटों से। हाथी दांत का पैमाना लोथल से प्राप्त हुआ। हाथी दांत का पैमाना सिंधु सभ्यता की कौन सी संरचना पक्की ईंटों से निर्मित विशालतम संरचना है? लोथल का गोदीवाड़ा। सिंधु सभ्यता किस स्थल से प्राप्त एक भांड पर एक दृश्य अंकित है जो पंचतंत्र की सुविदित लोक कला की चलाक लोमड़ी की याद दिलाता है? लोथल में ऐसा मिला है। और हड़प्पा सभ्यता वह स्थल जहां से एक नौका घाट का साक्ष्य मिला है? लोथल से ही मिला है। धौलावीरा में मिला एक कुंडा जल प्रबंधन प्रणाली व्यवस्था का साक्ष्य मिला है। और शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैं धौलावीरा सिंधु के संदर्भ में। शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण। और सैंधव स्थल मिला जो 3 भागों में विभक्त था धौलावीरा। सैंधव स्थल सभ्यता की पहली खगोलीय वेधशाला मिली थी धौलावीरा गुजरात से। धौलावीरा मोहनजोदड़ो में हड़प्पा संस्कृति के किन पुरस्कारों से जल संसाधन क्षेत्र में तकनीकी कौशल का साक्ष्य मिला? तो जल संसाधन के क्षेत्र में तकनीकी कौशल धौलावीरा मोहनजोदड़ो से। सिंधु सभ्यता में कौन से महत्वपूर्ण चीजें पाई गई? अन्नागार पाया गया, 2 मंजिला भवन और स्नानागार पाया गया। 2 मंजिला भवन, स्नानागार। हड़प्पा कालीन किस स्थल चांदी के मुकुट के साक्ष्य मिले? तो कुणाल, हरियाणा के कुणाल से चांदी के मुकुट मिले हैं। किन सैंधव स्थलों में किन सैंधव स्थलों से ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं? ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो। ऊंट की हड्डी के अवशेष प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा और सुरकोटदा से। किस सिंधु सभ्यता के लोग मनोरंजन के लिए क्या प्रयोग करते थे? पासे खेलते थे, नृत्य, शिकार, पशुओं की लड़ाई आदि करते थे। किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा खाल प्राप्त हुआ? तो बनावली से टेराकोटा खाल प्राप्त हुआ है। प्रारंभिक हड़प्पाई पूर्वस्थल जहां से दुर्गीकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं कोटदीजी था। हड़प्पा सभ्यता के किस उत्खनन स्थल से घोड़े की अस्थियां मिली हैं? सुरकोटदा से। मुंडीगाक और हड़प्पी स्थल का साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? मुंडीगाक हड़प्पी स्थल का माने मुंडीगाक कहाँ है? कुल मिला के अफगानिस्तान में है। चंद्र सप्ताह में धातुओं का आयात कहाँ से किया जाता है? ये देखते हैं। संघ का आयात होता था कच्चा और पारस खाड़ी से। सोना का आयात होता था दक्षिण कर्नाटक और अफगानिस्तान से होता था। और तांबा का जो आयात होता था, पेन बदल लूं थोड़ी सी। तांबा का आयात होता था खेतड़ी राजस्थान और बलूचिस्तान से। फिरोजा का ईरान, अफगानिस्तान और तुर्कमेनिया से। फिरोजा टिन अफगानिस्तान और ईरान से टिन आता था। अफगानिस्तान ईरान महत्वपूर्ण है। लाजवर्द मणि जो इम्पोर्टेंट थी, बदख्शा अफगानिस्तान से आती थी। शिलाजीत हिमालय पर्वतीय क्षेत्र से। गोमेद गुजरात और मध्य भारत से। गोमेद मध्य भारत से जाता था। ठीक है।
और चांदी राजस्थान की जावर और अजमेर की खानों से जाता था, अफगानिस्तान और ईरान से भी। सैंधव सभ्यता का अंत कैसे हुआ, विभिन्न विद्वानों को मत देख लेते हैं। आर्यों का आक्रमण, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप मेंस में भी लिख सकते हैं। आर्यों का आक्रमण, आर्यों का आक्रमण कौन कौन बताते हैं? गार्डन चाइल्ड साहब बताते हैं, आरपी चंद्रा, मार्टिमन व्हीलर बताते हैं, स्टुअर्ट पिगट, पिगट व्हीलर और चाइल्ड कहते हैं आर्यों का आक्रमण हो गया। जलवायु परिवर्तन, आरएन स्टाइन, ऑरेंज स्टाइन और अमलानंद घोष बताते हैं जलवायु परिवर्तन। भूतात्विक परिवर्तन बताते हैं कौन? एम आर शाहनी और जॉर्ज ऑफ डेल्स। महामारी बताते हैं केनेडी, के एफ के यू आर कनेडी। दिमित्री ये बताते हैं अदृश्य गाजगिरी थी। सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन, एस टी लैम्ब्रिक और माधव स्वरूप बस, माधव स्वरूप बस बताते हैं सिंधु नदी के प्रवाह क्रम में परिवर्तन हो गया। एम आर मुगल बताते हैं क्रमशः शुष्कीकरण। आप पूरा तत्वविद देखते हैं और रचना। स्टुअर्ट पिगट ने क्या लिखा था? प्री हिस्टोरिक इंडिया। सुब्बा राव ने क्या लिखा था? पर्सनैलिटी ऑफ इंडिया। ब्रिग्जिट एंड रेमंड एल्चिन ने लिखा था द बर्थ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। एच डी सांकलिया की पुस्तकें हैं प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। सिंधु सभ्यता के संस्थापकों के संबंध में विद्वानों का मत क्या था? डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप और रामचंद्र कहते हैं आर्यों ने स्थापित किया। गार्डन चाइल्ड और मार्टिमन व्हीलर महोदय ने क्या कहा? सुमेरियन ने स्थापित किया। और राखलदास बनर्जी ने कहा कि द्रविड़ ने स्थापित किया। हड़प्पा साक्ष्य मापने की पद्धतियां की क्या थी? जाली प्रकार की उत्खनन पद्धति, आर.ई.एम. व्हीलर। स्तर विन्यास का सिद्धांत थॉमस जेफरसन ने दिया था। स्तर विन्यास का सिद्धांत। रेडियो कार्बन तिथिक्रम की पद्धति लिब्बी ने। त्रिआयामी मापन पद्धति प्रिंट रिवर्स ने दिया था। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं स्थल एवं प्रमुख साक्ष्य। स्थल और प्रमुख साक्ष्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 स्टार यहाँ इसमें आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो स्थल एवं प्रमुख साक्ष्य देख लेते हैं। हड़प्पा से क्या क्या मिला? समाधान R37, धूसर पाषाण पुरुष मिला। लोथल से क्या मिला? लोथल एक क्या था? लोथल एक गोदीवाड़ा था। लोथल एक गोदीवाड़ा था। और यहाँ से हाथी के दांत के स्केल मिले। फारस की खाड़ी की मुद्रा भी मिली। कालीबंगा से क्या मिला? जुता हुआ खेत मिलता है। अग्निवेदिकाएं, खांचे, नगर दुर्ग और निचली बस्ती मिलती है। मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला? नर्तकी की मूर्ति, बड़ा अन्नागार मिला, घोड़े की मूर्ति मिली, उत्कीर्ण मीर्ण मूर्ति, कांस्य कुल्हाड़ी, पट्टेदार जल निकास। सुतकांगे डोर से मिला नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। नगर दुर्ग और किलेबंद निचली बस्ती। हड़प्पा से क्या क्या मिलता है? आरा पहिया मिला। पिराक से घोड़े का जीवाश्म पिराक से मिला। बनावली से पकी मिट्टी का हल मिला। बनावली से कुणाल से चांदी का मुकुट मिला था। कुणाल से हड़प्पा स्थल से ही हाल ही में चांदी की सामग्री तथा भूषणों के का सामान्य भंडार उपलब्ध हुआ है। कुणाल से हरियाणा में है। सुरकोतरा से घोड़े की हड्डियां मिली। घोड़े की हड्डियां सुरकोतरा से मिली। ज्यूनी कुरान से स्टेडियम मिला। घग्गर आकरा से इस नद निकाय के किनारे बस्तियों का सर्वाधिक संकेंद्रण है। बुर्ज होम जो कि कश्मीर में स्थित इस नवपाषाण स्थल से पूर्वकालीन हड़प्पा संपर्कों के साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। यह स्थल भारत में हाट जो है भारत में शुद्ध ताम्र युगीन स्थल के रूप में वर्णित है। हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल, उनकी खोज कौन किया था? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। पंजाब मोंटगोमरी में है। दयाराम साहनी ने खोजा 1921 में। फिर मोहनजोदड़ो 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोजा। और मोहनजोदड़ो टीला है तो राखलदास बनर्जी। सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में, सिंधु नदी किनारे। चौदड़ो भी सिंधु नदी किनारे है, सिंध प्रांत में ही है। मजूमदार ने गोपाल मंजूमदार 1931 में खोजा। और कोटदीजी सिंधु नदी किनारे सिंध प्रांत में। फजल अहमद खान ने खोजा। अली मुराद सिंध प्रांत में है। अली मुराद बालाकोट बिंदार नदी और सुतकांगेडोर दास नदी किनारे है बलूचिस्तान में। आर्यन स्टाइन ने खोजा था दास नदी किनारे। सोतका खो भी यहाँ पर है। डाबरकोट उत्तरी बलूचिस्तान, ये सब नौसारो बलूचिस्तान में। सोरतुगई का अफगानिस्तान में। और अल्लाइदिनो कराची पाकिस्तान में है। अब महत्वपूर्ण जो भारतीय हैं उनको देख लेते हैं। मांडा जम्मू कश्मीर में है, चेनाब नदी किनारे। नदी याद रखिएगा जेपी जोशी, जगपत जोशी और मधुबाला ने खोजा था 1982 में।
1953 से 56 के बीच में रोपण सतलज नदी किनारे पंजाब में है। यजदत्त शर्मा ने बाड़ा और कोटला निहंग पंजाब में है। बाड़ा और कोटला निहंग, ठीक है। और संघोल कहाँ है? संघोल, संघोल पंजाब में है। और राखीगढ़ी दृश्यवती नदी किनारे है। दृश्यवती नदी हरियाणा में सूरज भान और भगवान दास ने खोजा था इसको, और भगवान देव ने। कुणाल सरस्वती नदी किनारे है। कुणाल हरियाणा में है। जगपत जोशी और अरविंद सिंह बिष्ट ने खोजा 1974 में। बड़ामली सरस्वती नदी किनारे हरियाणा, बड़ामली में है, कुणाल है और बालू है। और मिताथल, मिताथल भी हरियाणा में है, बहुत इंपॉर्टेंट है मिताथल। सूरजभान ने खोजा 1968 में। भगवानपुरा सरस्वती हरियाणा में ही है। सिंध प्रांत में अमरी और जुड़ेर जोदड़ो है। पंजाब प्रांत में सरायकोल और कालीबंगा घग्गर नदी किनारे है राजस्थान में। बलाथल भी राजस्थान में है। आलमगीरपुर मेरठ में है, इंद्र नदी के किनारे है। हुलास और बड़ा गांव, हुलास और बड़ा गांव सहारनपुर उत्तर प्रदेश में हुलास है और बड़ा गांव। मांडी मुजफ्फरनगर, मांडी मांडी भी क्या है? उत्तर प्रदेश में। सनौली भी उत्तर प्रदेश में है, बागपत में, ठीक है। सनौली। रंगपुर कहाँ है? नमादर नदी किनारे है, गुजरात में। लोथल भगुवा नदी किनारे गुजरात में है। और धौलावीरा, धौलावीरा कच्छ गुजरात में। इसकी जगपत जोशी रविंद्र बिष्ट ने खोजा था 1967 या 68 में, इसको याद रख लेना है, 1967 में खोजा था। सुरकोटदा गुजरात में है, जगपत जोशी ने खोजा था 1972-75 में। देसलपुर कहाँ है? कच्छ गुजरात में। रोजरी और प्रभास पट्टन ये भी गुजरात में है। भगत राव गुजरात में है। पादरी भी गुजरात में है। और दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये दक्षिणता में है, सीमा बनाता है। मुंडी गांव कहाँ है? अफगानिस्तान। मुंडी गांव कहाँ है? अफगानिस्तान में। और नदी तट पर स्थित सैंधव स्थल, तो ये कुछ नदी मोहनजोदड़ो बता दो, सिंधु नदी किनारे है। हड़प्पा रावी नदी किनारे है। कालीबंगा घग्गर के नदी किनारे। रोपड़ सतलज नदी। आलमगीरपुर हिंडन नदी मांडा चिनाब। दायमाबाद प्रवरा नदी किनारे है। घग्गर नदी किनारे बनावली है। लोथल भगुआ नदी। भगवानपुर सरस्वती। रंगपुर भादर या मादर नदी। और सुतकांगेडो दास नदी किनारे है। ये नदियां पूछी जाती है, इसको आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए। अभी भी देखते हैं, इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होगी। सर्वप्रथम किस विद्वान ने प्रतिपादित किया कि हड़प्पी संस्कृति का विकास सिंधु क्षेत्र में स्वतः हुआ और इनमें पश्चिम का अंतर्वेद नहीं किया गया? माधव स्वरूप बस ने कहा था। पाकिस्तान में सरस्वती नदी को किन नामों से जाना जाता है? नाड़ा, रैनी, हकड़ा और बहिंदा। हड़प्पा सभ्यता की शासन व्यवस्था क्या थी? ओलिगार्की थी, माने कुलीन वर्ग, ओलिगार्की। मेसोपोटामिया में शामिल क्षेत्र आज किस नाम से जाने जाते हैं? उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की, इराक का अधिकांश भाग और खुजेस्तान ईरान का। मेसोपोटामिया शब्द का क्या अर्थ है? ये ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है जो नदियों, दो नदियों के बीच की भूमि। मेसोपोटामिया माने दो नदियों के बीच की भूमि। प्राचीन मेसोपोटामिया सभ्यता में लेखन का कार्य कब से प्रारंभ हुआ? जब आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ। आरंभिक मानव बस्तियों से नगरों का उदय हुआ, तब मेसोपोटामिया में लेखन का कार्य किया जाने लगा। मेसोपोटामिया में किस भाषा ने सुमेरियाई भाषा को प्रतिस्थापित किया? अक्कदी भाषा, अक्कदी भाषा। अब हड़प्पा नागरिकता के बाद की नागरिकता थी चालकोलिथिक के आ जाता है। किस विद्वान ने हड़प्पा संस्कृति के विघटन के लिए इंद्र को उत्तरदायी माना? तो मार्टिमर व्हीलर ने। उत्तर हड़प्पा हड़प्पा काल की ताम्रनिधि संस्कृति किस एक मृदभांड से अंतरिम रूप से पहचान की गई? गेरुवर्णी मृदभांड। आम्री संस्कृति का विकास किस क्षेत्र में हुआ? सिंध क्षेत्र में। सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या था? आर्यों का आक्रमण मुख्य कारण था, ठीक है। आर्यों का मुख्य कारण जो था आक्रमण था। और सिंधु घाटी सभ्यता की प्रवृत्ति कौन सी थी? मातृ प्रधान थी, प्रकृति। और किस पुरातत्वविद का कथन है कि सैंधव सभ्यता का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ? मार्टिमर व्हीलर ने कहा था। प्रसिद्ध पुरातत्वविद जॉन मार्शल ने किस विषय पर रचना की थी? भारतीय कला और शिल्प पर। सिंधु और सुमेरियन सभ्यता में समानता क्या थी? अन्न भंडार प्रणाली थी। अर्थव्यवस्था कृषि और व्यापार पर निर्भर थी। समान प्रकार के मृदभांड थे। सुखाई गई ईंटों का प्रयोग था। सिंचाई प्रणाली, पहिए के वाहनों का उपयोग था। सामाजिक समारोहों में स्तुति गान की परंपरा, ये सभी समानताएं थी। सिंधु नदी कौन से सहायक नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित है? हरिरुद, कुभा और कमरू। बार बार आने वाली बाढ़ के कारण कौन से हड़प्पी नगर नष्ट हो गया था? मोहनजोदड़ो। आईआईटी खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट 2018 के अनुसार लगातार कितने वर्षों तक न के बराबर वर्षा होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण था? 900 वर्ष तक। रोमन परिप्रेक्ष्य के निकट पूर्व का संदर्भ है भूमध्य सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र का। सैंधव सभ्यता के नवीनतम निजात स्थल बालाथल का उत्खनन का कार्य बीएन मिश्रा ने किया था 1993 में।
सिंधु सभ्यवासियों का मुख्य भोज्य पदार्थ क्या था? गेहूँ और जौ था। मोहनजोदड़ो की जनसंख्या मिश्रित प्रजाति की थी, जिसमें शामिल प्रजाति प्रोटोस्टलाइट, काकेशियन, भूमध्यसागरीय, अल्पाइन और मंगोलाइट थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मुख्यतः किस प्रजाति के थे? भूमध्यसागरीय प्रजाति के थे। इसके बाद हम लोग देखेंगे वैदिक सभ्यता। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगली वीडियो में वैदिक सभ्यता से लेकर। यदि ये सीरीज मैं चालू रखूं, शुरू करूं, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।